आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 का प्रश्न क्रमांक 1 करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। तो इसमें लिखा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, तो ये हमें बहुपद दिए गए हैं, ये हमें 4 बहुपद दिए गए हैं और हमें एक गुणनखंड दिया गया है, वो क्या है x प्लस 1। 4 बहुपद दिए गए हैं और एक क्या दिया गया है, गुणनखंड। अब हमें चेक करना है कि x प्लस 1 इन बहुपदों में से किस किस का गुणनखंड है। तो सीधी सी बात है, इस गुणनखंड को हम भाजक मान लेंगे, भाजक मानेंगे और इसका हम इसमें भाग देंगे और शेषफल क्या आएगा, 0। लेकिन भाग नहीं देना है क्योंकि हमें भागफल तो चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, केवल शेषफल। तो अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो हम कह देंगे कि ये जो x प्लस 1 है इसका गुणनखंड है। वैसे ही अगर x प्लस 1 का इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो भी हम कहेंगे कि अगर शेषफल 0 आता है, क्या आता है, 0 शेषफल, तो ये भी इसका गुणनखंड है। और अगर इसका इसमें भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये x प्लस 1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। अब सबसे पहली बात यह है कि हम भाग देंगे तो हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं, हम भाग क्यों नहीं देते। तो इसका सीधा सा जवाब है कि भाग एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें भागफल भी आता है और शेषफल भी आता है। वैसे आप कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उससे भी सरल जो विधि है वो है शेषफल प्रमेय विधि। उससे लेकिन भागफल तो नहीं आता, लेकिन शेषफल का पता चलता है कि शेषफल कितना आता है। तो शेषफल प्रमेय विधि में हमें जो गुणनखंड दिया गया है उसे आपको क्या मानना पड़ेगा, भाजक, और इसके बराबर 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा जो हम यहाँ पे रखेंगे। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो है, इस बहुपद को लेंगे तो पहला हल करेंगे तो px इसे मानेंगे, दूसरा हल करेंगे तो px इसे मानेंगे, और लेकिन हमारा गुणनखंड वही रहेगा, गुणनखंड x प्लस 1 है जिसे हम हर बार भाजक मानेंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे क्या मानेंगे, भाजक, और अगर शेषफल 0 आता है तो हम कहेंगे। चलिए पहला शुरू करते हैं और उसमें हमें बहुपद ये दिया गया है तो हम उसी को लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें हमें बहुपद यह दिया गया है, आप बुक से भी मिला सकते हैं, यही बहुपद है। इसके बाद जो हमारा गुणनखंड है वो तो कॉमन है, वो सभी में जाएगा और उसे हम भाजक मानेंगे। तो जो px है ये भी हमने माना है और भाजक भी हम मानेंगे, तो इसलिए हम ऊपर हेडिंग लगा देंगे माना। यहाँ पे हमने लिख दिया माना। चलिए भाजक लिख लेते हैं, और आप इसे गुणनखंड से भी कर सकते हैं, लेकिन भाजक जो है वो, भाजक भी हम इसे गुणनखंड को मान रहे हैं और वो होगा हमारा x प्लस 1। तो है ये गुणनखंड, लेकिन चेक करना है कि है कि नहीं है, तो उसे हम भाजक तो पहले मानेंगे, तभी तो हम भाग देंगे, तभी तो शेषफल 0 आएगा ना, तो इसलिए हम भाजक मानेंगे। अब शेषफल प्रमेय विधि, हेडिंग क्या लगाएंगे, शेषफल प्रमेय विधि से। अब शेषफल प्रमेय विधि में क्या होता है, तो शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर हम 0 लेते हैं, तो भाजक हमारा x प्लस 1, तो इसी के बराबर 0 ले लेंगे, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो प्लस का 1 इस तरफ आएगा, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो प्लस इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x बराबर जो -1 है, इसका मतलब है x का मान -1 है, तो ये हम px में रखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x बराबर -1 px में रखने पर, px में रखने पर। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सबसे पहले ये है px आपका पूरा, यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रखना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, सबसे पहले क्या है p, तो हमने p लिखा कोष्टक में -1 बराबर x घन है, तो x का मान कितना है, -1, तो इस x की जगह पर हम रख देंगे -1 का घन, प्लस x वर्ग है तो -1 का वर्ग, प्लस x है तो -1 ब्रैकेट में रखते जाना है और प्लस 1। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 रख देना है, बस और कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद p -1 बराबर -1 का घन है, इसका मतलब है सम की घात है कि विषम की, बताइए, विषम की है ना, तो माइनस चिन्ह तो आएगा, और 1 के ऊपर कितने की भी घात लगा दीजिए आपका आंसर 1 ही आएगा, 1 गुणित 1 यानी 1 एकम 1 एकम 1, 3 ही बार में 1 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए, विषम की घात है कि सम की, बताइए, सम की घात है ना, सम संख्या की घात है, तो ये माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 के ऊपर कितने की भी घात लगाएंगे आंसर 1 ही आएगा। यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का क्या है, माइनस,
और पहले चिन्हों का गुणा होगा क्योंकि इसके ऊपर तो कोई घात है नहीं, तो यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस और 1 और प्लस 1, ये वाला प्लस 1। तो p माइनस 1 बराबर, यहाँ पे माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, तो शेषफल कितना आ गया 0। शेषफल प्रमेय विधि में शेषफल कितना आ गया 0। और जब शेषफल 0 आया है तो हम कह सकते हैं कि अतः x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। तो यही हमें लिखना है। अतः अब लिख सकते हैं कि गुणनखंड, पहले नहीं लिख सकते थे। अतः x प्लस 1 बहुपद, और बहुपद को हम लिखेंगे x घन प्लस x वर्ग, जो हमें दिया गया था पहले क्वेश्चन में, प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड है। कैसे पता चला? जब शेषफल 0 आया। तो यहाँ पे हमने लिखा का गुणनखंड है। तो इस तरीके से हमें लिखना है। पहला क्वेश्चन हमने कर लिया था जिसमें ये प्रूव हो गया था कि x प्लस 1 इसका गुणनखंड है। लेकिन अब हमें दूसरा प्रश्न करना है और इसमें भी हमें बताना है कि गुणनखंड है या नहीं। तो ये जो दिया गया है इसे हम px मान लेंगे और इसे हम भाजक मान लेंगे। अगर भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड होगा। तो वैसे हम भाग नहीं देते हैं, हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप है इसे px मानना। तो दूसरा हल हेडिंग डालते हैं। तो px हमें ये दिया गया है सेकंड क्वेश्चन में। इसके बाद गुणनखंड है, उसे हम भाजक मान लेंगे। तो इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम हेडिंग लगाएंगे शेषफल प्रमेय विधि से। तो शेषफल प्रमेय विधि में होता क्या है, हम भाजक के बराबर 0 लेते हैं। भाजक हमारा क्या है x प्लस 1। तो x प्लस 1 के बराबर हमने 0 ले लिया। तो प्लस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। अब ये जो x का मान है -1, इसमें हम रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हमें लिखना पड़ेगा कि x बराबर -1 px में रखने पर। चलिए रख देते हैं। p x की जगह पर कितना, -1 बराबर x पर 4 की घात है। देखिए x पर कितने की घात है, 4 की। तो -1 पर भी कितने की हो जाएगी, 4 की, क्योंकि x की जगह पर हम रख रहे हैं। प्लस x पर कितने की घात है, 3 की। तो -1 पर भी 3 की घात, प्लस x वर्ग है यानी -1 का वर्ग, प्लस x अकेला है तो -1 और प्लस 1। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख दिया। इसके बाद बहुत ही सिंपल है, आगे सॉल्व करना सम विषम के आधार पर। विषम संख्या की घात है कि सम संख्या की घात है, बताइए। तो ये सम संख्या की घात है तो माइनस गायब हो जाएगा, सम में गायब हो जाता है। और 1 पर कितने की भी घात लगाएंगे 1 ही आएगा। यहाँ पे विषम की घात है तो माइनस आएगा, और 1 पर कितने की भी घात लगाएंगे 1 आएगा। यहाँ पे सम की घात है, 2 सम संख्या होती है, सम विषम आप जानते ही होंगे। तो यहाँ पे 1 प्लस आएगा क्योंकि सम की घात है। यहाँ पे कोई भी घात नहीं है तो अब चिन्हों का गुणा होगा, प्लस माइनस का माइनस, 1 और प्लस 1। तो p -1 बराबर, यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है। तो प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ पे भी प्लस और माइनस कैंसिल, तो प्लस 1 बच गया है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया है। जब शेषफल 0 नहीं है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अतः x यहाँ पे लिखना है बराबर नहीं है 0 के, थोड़ा सा, तो इसलिए अतः x प्लस 1 जो है बहुपद जो हमें दिया गया था, बहुपद क्या दिया गया था, ये दिया गया था x पर 4 की घात प्लस x घन प्लस x, ये पूरा लिख लेता हूँ मैं, x पर 4 की घात प्लस x पर 3 की घात प्लस x पर 2 की घात प्लस x प्लस 1 का गुणनखंड नहीं है। नहीं क्यों आया, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ पाया। तो इस तरीके से आप इसे नोट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे ये तीसरा क्वेश्चन भी हम इसी में सॉल्व करेंगे। तो x पर 4 की घात है प्लस 3x घन है प्लस 3x वर्ग प्लस x प्लस 1 है, ये आपको दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसे px के बराबर मानोगे और ये गुणनखंड जो है इसे भाजक मान लोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने px लिखा और इसके बाद भाजक लिख लेंगे। भाजक मानेंगे, माना है ना, भाजक गुणनखंड को माना है x प्लस 1। इसके बाद शेषफल प्रमेय विधि से, तो शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर हम 0 लेते हैं। भाजक हमारा x प्लस 1, तो इसके बराबर हम 0 लेंगे। तो प्लस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस 1 इस तरफ आया तो -1। तो जो x का मान आया है इसे हम px में रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि x बराबर -1 बहुपद और
बहुपद px में रखने पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p लिखा है, लेकिन x की जगह पर हम रखेंगे -1 बराबर x पर कितने की घात है, 4 की, लेकिन x का मान कितना है, -1, तो -1 पर 4 की घात हो जाएगी, प्लस 3x घन, तो 3x की जगह पर -1 और 3 की घात, प्लस 3x वर्ग, तो 3x वर्ग है ना, तो x की जगह पर -1 और 2 की घात, प्लस x लिखा है तो -1 रख दिया और प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे विषम की घात है कि सम की, तो आंसर है सम की संख्या की घात है, तो माइनस नहीं आएगा और एक पर कितने की भी घात हो एक ही आएगा। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 लिख दिया। यहाँ पे विषम संख्या की घात है तो माइनस तो आएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसलिए माइनस, और एक पर एक ही आएगा, एक पर कितने की भी घात हो एक ही आता है, प्लस 3। यहाँ पे सम संख्या की घात है तो पॉजिटिव 1 आएगा, और प्लस माइनस का माइनस और 1 आ जाएगा, ये प्लस माइनस का माइनस हुआ क्योंकि एक पर कोई घात नहीं है, और प्लस 1, तो यहाँ पे 1 प्लस माइनस का माइनस होगा, धन और ऋण का ऋण, असमान चिन्हों का ऋण बनता है, और 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3, फिर -1 और +1। तो देखिए माइनस का 3 और प्लस का 3, माइनस का 1 और प्लस का 1, लेकिन एक तो रह गया ना, इसलिए ये भी यहाँ पे 0 नहीं आ पाया शेषफल, तो भी ये गुणनखंड नहीं है क्योंकि 0 नहीं आया। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन में, तो अगर ये x नहीं है, क्वेश्चन में ये x नहीं है, तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 1 और 1 जुड़कर 2 हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले ये प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है गुणनखंड प्रमेय लागू करके निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। तो प्रश्न क्रमांक 2 में हमें 3 प्रश्न दिए गए हैं। ये हमें px दिया गया है और ये gx दिया गया है। ये जो gx है ये यहाँ गुणनखंड के रूप में है और गुणनखंड प्रमेय हमें लागू करना है। तो जैसा हम शेषफल प्रमेय विधि करते थे, बिल्कुल वैसे ही गुणनखंड प्रमेय विधि है। आपको याद होगा कि शेषफल प्रमेय विधि में हम भाजक के बराबर 0 लेते थे। किसके बराबर 0 लेते थे? भाजक के बराबर। लेकिन अब हमें करना है गुणनखंड प्रमेय विधि, तो अब हम gx के बराबर 0 लेंगे, यानी कि गुणनखंड के बराबर 0 लेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको पूरा समझ में आएगा। चलिए ध्यान से देखना है। तो यहाँ पे ये हमें px दिया गया है पहला क्वेश्चन, और gx हमें ये दिया गया है। तो सबसे पहले हम एग्ज़ाम में ऐसा लिखेंगे कि दिया है px बराबर, इसके बाद जो हमें gx दिया है उसको हम लिख लेते हैं। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करना है, तो हम हेडिंग डाल देंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से। और गुणनखंड प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते समय में ध्यान रखना है, जब हम शेषफल प्रमेय विधि का इस्तेमाल कर रहे थे तो उसमें क्या करते थे, शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर 0 लेते थे। लेकिन गुणनखंड प्रमेय विधि में हम gx के बराबर 0 लेंगे, यानी कि जो gx हमें दिया गया है उसके बराबर हमें क्या लेना है, 0। ये गुणनखंड प्रमेय विधि का रूल आपको याद रखना है। शेषफल प्रमेय विधि में भाजक के बराबर 0 होता था, तो गुणनखंड प्रमेय विधि में gx के बराबर 0 होगा। अब ये जो gx है इसका मान कितना है, देखिए यहाँ पे कितना है, x + 1, तो gx के नीचे हम लिख देंगे x + 1 बराबर कितना आएगा, 0। अब ये जो x + 1 है, यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो x + 1 बराबर 0 है, तो +1 इस तरफ आ जाएगा तो -1। ये देखिए, तो x का मान कितना आया है, -1। अब ये जो x का मान है हम यहाँ px में रख देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान px में रखने पर चलिए मान रख देते हैं। तो ये हमारा px है, आप ऊपर देख सकते हैं कि ये px है। तो x का मान कितना है, -1, तो यहाँ से जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रख देंगे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, p, तो हमने लिखा p। लेकिन कोष्टक में क्या लिखा है, x, तो कोष्टक में कितना लिखना है, -1। और उसके बाद बराबर, फिर 2 लिखा है, उसके बाद x घन है। देखिए यहाँ पे x घन है, तो x का मान कितना है, -1, तो -1 का घन कर देंगे यहाँ पे इस तरीके से।
प्लस एक्स वर्ग है, देखिए ये है एक्स वर्ग, लेकिन एक्स का मान कितना है -1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 का वर्ग, -2 और एक्स की जगह पर -1। ये देखिए एक्स था ना, तो एक्स की जगह पर कितना कर दिया -1 और फिर आखिरी में -1। अब इसको सॉल्व करना है, तो p -1 बराबर 2 है तो 2 लिख दिया। कोष्टक का मतलब कोष्टक तोड़ेंगे तो आएगा गुणा का चिन्ह। यहाँ पे -1 पर 3 की घात है, तो जब माइनस के साथ 1 हो तो सम विषम देखते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक विषम संख्या है और विषम संख्या है तो माइनस तो आएगा, तो माइनस। अगर सम संख्या होती तो क्या आता प्लस, लेकिन 3 तो विषम संख्या है और 1 के ऊपर कितने की भी घात हो हमेशा उत्तर 1 ही आता है। फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए -1 पर सम संख्या की घात है तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 के ऊपर कोई भी घात नहीं है तो यहाँ पे चिन्हों का गुणा करेंगे, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और 2 एकम 2 और यहाँ पे -1, ये आखिरी वाला हमने लिख दिया है -1। तो p -1 बराबर, यहाँ पे ये गुणा का चिन्ह है, बाकी सब प्लस प्लस है तो इसको और हम प्लस में बदल लेंगे, यानी कि इसका गुणा कर देंगे तो 2 एकम 2, तो माइनस का 2 हो गया, +1 +2 -1। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि p -1, ये तो हमें आंसर तक लिखते जाना है, माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल हो गया, प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल, तो आंसर कुछ भी नहीं बचा, तो कितना होगा 0। तो अगर यहाँ पे गुणनखंड प्रमेय विधि में ये 0 आया है, क्या आया है ये 0, तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि अतः gx px का एक गुणनखंड है, अतः gx px का एक गुणनखंड है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो पहला क्वेश्चन हमने कर लिया है, अब दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है px बराबर x घन प्लस 3x वर्ग प्लस 3x प्लस 1, ये px दिया गया है और ये gx दिया गया है और गुणनखंड प्रमेय लागू करना है। चलिए करते हैं। तो हमने दूसरा प्रश्न अलग से लिख लिया, अब हम इसको लिखते हैं, हल दिया है px बराबर, तो सबसे पहले जो हमें px दिया गया है हम उसको लिख लेंगे। इसके बाद ये gx है तो यहाँ पे हम इसको भी लिख लेते हैं, तो gx बराबर आएगा x प्लस 2। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करना है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गुणनखंड प्रमेय विधि से, और गुणनखंड प्रमेय विधि का थंब रूल क्या होता है gx बराबर 0, तो हम यहाँ पे कर दे रहे हैं gx बराबर 0। लेकिन यहाँ पे gx का मान कितना है x प्लस 2, तो gx के नीचे लिख देंगे x प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पे प्लस का 2 इस तरफ आ जाएगा तो x का मान हम यहाँ पे निकाल लेंगे, तो -2 आ गया। तो x का मान कितना है -2, तो x का मान हम px में रख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि x बराबर -2 px में रखने पर, px में रखने पर। चलिए अब हम रख देते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले p लिखा है तो हमने p लिख दिया, x लिखा है उसके बाद तो x नहीं लिखना है, x का मान कितना है -2, तो हमने -2 रख दिया, बराबर यहाँ पे x घन है तो -2 का घन हो जाएगा, फिर 3x वर्ग है तो -2 का वर्ग हो जाएगा, फिर प्लस 3x है तो प्लस 3x की जगह पे -2 और प्लस 1। तो सीधा सा मतलब है कि जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ पे हमने -2 रख दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो p -2 बराबर, यहाँ पे -2 का घन है, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसके लिए हम यहाँ पे समझ लेंगे -2 गुणित -2 गुणित -2, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि 3 की घात है। तो अगर हम ध्यान दें तो माइनस माइनस का क्या बनेगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस का वापस से माइनस बन जाएगा, और 2 का घन है यानी 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 प्लस 3, यहाँ पे -2 का वर्ग है तो -2 को कितनी बार लिखेंगे 2 बार, तो वैसे भी प्लस का 4 आएगा क्योंकि -2 गुणित -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 दूनी 4, लेकिन यहाँ पे 3 था और ये इसका आंसर आ रहा है 4, लेकिन ये ब्रैकेट में था इसलिए गुणा का चिन्ह लगा के 4 लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पे चिन्हों का गुणा पहले करेंगे, प्लस माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और 3 दूनी 6 और प्लस 1, ऐसे करना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो p -2 बराबर -8,
इसका गुणा कर लेते हैं पहले, 4 तिया 12 और -6 + 1, तो p -2 बराबर, यहाँ पे देखिए -8 और -6, माइनस माइनस के पहले जोड़ लेते हैं, फिर प्लस प्लस के जोड़ देंगे, तो -8 और -6, 8 6 14, तो माइनस का 14 होगा, और प्लस का कितना 12 और 1 13, प्लस का कितना होगा 13, तो यहाँ पे माइनस का 1 बच जाएगा, तो p -2 बराबर -1। तो ये 0 नहीं आया है, अतः gx px का गुणनखंड नहीं है, क्योंकि -1 बराबर नहीं है 0। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः gx px का गुणनखंड नहीं है। तो इसमें हमें px बराबर दिया गया है x घन -4x वर्ग + x + 6, और gx हमें दिया गया है x - 3, और इसमें हमें गुणनखंड प्रमेय लागू करना है, और ये बताना है कि जो gx है ये px का गुणनखंड है कि नहीं। तो अगर हम इसमें गुणनखंड प्रमेय विधि का इस्तेमाल करते हैं तो आप सभी जानते हैं कि gx के बराबर हम 0 लेते हैं, जहाँ से x का मान निकालते हैं, और जो भी x का मान आता है वो हम यहाँ पे रखते हैं, तो px आ जाता है। अगर ये px 0 आता है तभी ये इसका गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। आइए इसको हम सिस्टमेटिक करते हैं, आपको ध्यान से देखना है, और इसके बाद आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। कहने का मतलब है कि एक बार सभी प्रश्नों का एक एक बार अभ्यास करते जाइए, अपने हाथ से करके देखिए, क्योंकि अगर आप करेंगे नहीं तो आपको कभी भी ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, क्योंकि वीडियो मात्र देखने से ऐसा नहीं हो सकता कि आप गणित को अच्छे से कर पाएँ। तो उसके लिए आपको सभी प्रश्नों का अभ्यास ज़रूरी है। तो चलिए हम प्रश्न क्रमांक 3 करते हैं। तो यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को अलग से लिख लिया है। अब इसके बाद हमें जो लिखना होता है एग्ज़ाम में उसी तरीके से थोड़ा हम इसको लिख लेते हैं। तो आपको भी ध्यान रखना है कि हमें जो भी क्वेश्चन आता है उसको सिस्टमेटिक करना है, ताकि हमारे एक भी अंक ना कटें। अगर आप इसको भी ध्यान में रखते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब हमें गुणनखंड प्रमेय विधि लागू करना है, तो हम हेडिंग पहले डाल देंगे कि गुणनखंड प्रमेय विधि से, और इसके बाद गुणनखंड प्रमेय विधि का जो थंब रूल होता है वो क्या होता है, gx बराबर 0। तो वैसे भी हम लोग जानते हैं, इसके पहले हम 2 प्रश्न कर चुके हैं। तो gx बराबर 0, अब gx का मान कितना है x - 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि x - 3 बराबर 0। अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, तो ये -3 इस तरफ आ जाएगा, तो किसका हो जाएगा +3। तो देखिए x का मान कितना आया 3। अब जो x का मान आया है वो हम px में रखते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान px में रखने पर, तो हमने लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे बताइए x का मान कितना है 3, तो px कहाँ है, ये है px, दिख रहा है ना आपको px। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे केवल 3 रखना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करिए, बताइए मुझे सबसे पहले क्या लिखें। सबसे पहले p लिखना है, उसके बाद बताइए ब्रैकेट में क्या लिखना है, बताइए 3, फिर उसके बाद बराबर का चिन्ह, फिर उसके बाद x घन है तो आपको बताना है कि x की जगह पर क्या लिखना है 3, तो 3 का क्या हो जाएगा घन -4, x की जगह पे बताइए कितना लिखना है 3, लेकिन 3 का क्या है वर्ग है ना, तो यहाँ पे 3 का वर्ग लगा देंगे, प्लस x लिखा है ना यहाँ पे, तो x की जगह पर केवल क्या रखना है 3 रखना है, और प्लस कितना 6। क्लियर। इसके बाद अब इसे सॉल्व करना है, तो p3, 3 को 3 बार लिखोगे तो 3 का 9 तिया 27 आएगा, माइनस यहाँ पे 3 का 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 को 2 बार लिखोगे। यहाँ पे कुछ बच्चे गलती ये कर देते हैं कि 3 दूनी 6 कर देते हैं, वो ये गलत रहेगा, क्योंकि जब 3 के ऊपर 2 की घात है इसका मतलब होता है 3 गुणित 3, क्या होता है 3 गुणित 3, और 3 गुणित 3 का मतलब 6 नहीं होता है 9 होता है, 3 का 9। अब 9 का गुणा 4 में करोगे, क्योंकि 4 आगे लिखा है, तो 9 चौके कितना हो जाएगा 36, तो ये हो गया 36, +3 +6, ये दोनों प्लस के हैं तो इसको भी लिख दिया +3 और +6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे 27 - 36 +3 +6, प्लस प्लस के पहले जोड़ देते हैं। बताइए 27 बताइए प्लस के हैं कि माइनस के हैं, बताए ना। तो इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो ये प्लस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे ये भी प्लस का है, और तो 6 और 3 9 और 27, 27 और 9 कितने होते हैं बताइए।
तो 27 और 9 तो होते हैं 36, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 और माइनस के भी 36 हैं। तो देखिए आप ये कैंसिल होंगे, प्लस का 36 और माइनस का 36 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा बताइए? 0 ना, तो 0 आ गया। अतः है जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो अतः है जो जी एक्स है वो किसका है? पी एक्स का गुणनखंड है। हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x माइनस 1 पी एक्स का एक गुणनखंड हो। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपको इसे ध्यान से देखना है। ये बताइए क्या ज्ञात करना है? तो आंसर है k का मान ज्ञात करना है। लेकिन हमें दिया क्या गया है? हमें ये दिया गया है कि x माइनस 1 जो है एक गुणनखंड हो प्रत्येक स्थिति में पी एक्स का। तो इसका मतलब ये है कि जो x माइनस 1 है इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है, इसका भी गुणनखंड है और इसका भी गुणनखंड है। अब गुणनखंड है तो इसका मतलब क्या है? गुणनखंड होने का मतलब क्या होता है? गुणनखंड होने का मतलब ये होता है कि अगर हम इसके बराबर 0 करें, किसके बराबर? जो हमारा गुणनखंड है x माइनस 1, तो ये हमने कर दिया। तो यहां से यदि हम x का मान निकालें तो ये -1 इस तरफ चला जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? +1। तो x का मान 1 रखेंगे यहाँ पे भी 1 रखेंगे, यहाँ पे भी x का मान 1 ही रखेंगे, क्योंकि गुणनखंड तो वही है, केवल बहुपद अलग अलग है। तो अगर हम इन सब में x का मान 1 रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा। बिल्कुल निश्चित है कि शेषफल 0 आएगा। क्यों? क्योंकि x माइनस 1 सभी चारों पी एक्स का एक गुणनखंड है, ये पहले से ही क्वेश्चन में बताया गया है। तो फिर आप क्या करोगे? आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत ही आसान लगेगा। आपको क्या करना है? पहला क्वेश्चन सॉल्व करते समय पी एक्स बराबर लिखना है और आपका गुणनखंड यही रहेगा। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको पी एक्स बराबर ये लिखना है और आपका गुणनखंड यही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करते समय आपका पी एक्स ये रहेगा, लेकिन गुणनखंड तो वही रहेगा। और हर बार आपको क्या करना है? इसके बराबर 0 लेना है। तो 0 जब आप लोगे तो x का मान इस तरीके से 1 हर बार आएगा। तो आपको सीधा सा मतलब ये है कि जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रखोगे, लेकिन पहले से ही बराबर में 0 ले लोगे। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हम बराबर में 0 लेंगे, जिससे हमें k का मान आसानी से मिल जाएगा। तो हम बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन को हम अलग से लिख लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया। अब हमें जो यहाँ पे गुणनखंड दिया गया है x माइनस 1, तो यहीं पे हम लिख सकते हैं का गुणनखंड क्या है बताइए? x माइनस 1। तो यहाँ पे हमने लिखा का गुणनखंड x माइनस 1 है। तो जब गुणनखंड है तो क्या होगा? इसके बराबर हम 0 ले लेंगे, तब या इसलिए x माइनस 1 बराबर क्या होगा? 0। तो यहाँ से x का मान कितना होगा? +1। तो इसमें x का मान हम 1 रखेंगे और गुणनखंड पहले से ही डिसाइड है, तो इसका शेषफल कितना आएगा? 0। तो इसलिए x बराबर 1 पी एक्स में रखने पर तो अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि पहले हम क्या करते थे कि x का मान 1 यहाँ से स्टार्ट करते थे रखना, लेकिन पी एक्स तो पहले से ही 0 है। तो इसको हमें यहाँ से ध्यान रखना है कि जब भी k वाला क्वेश्चन हो तो हमें मान यहाँ से ना रखकर यहाँ से स्टार्ट करना है। फिर से समझिए, जब भी आपका k वाला क्वेश्चन हो तो आपको मान यहाँ से ना रखकर यहाँ से रखना है, क्योंकि हमें बराबर में 0 पहले से ही लेना है। तो चलिए अब ये इतना हिस्सा हम छोड़ देते हैं और यहाँ पे आते हैं। क्या लिखा है? x का वर्ग, तो हो जाएगा 1 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, इसके बाद यहाँ पे x है तो x का मान कितना रखना है? 1। तो हमने रखा 1, प्लस k लिखा हुआ है तो k, और पहले से ही बताया गया था चूंकि कि x माइनस 1 इसका एक गुणनखंड है। तो गुणनखंड तभी होता है जब इसका पूरा शेषफल 0 आता है, तो ये हमने पहले से लिख दिया कि ये 0 होगा। तो k वाला क्वेश्चन जब भी आए आपको केवल इतना याद रखना है कि जो पी एक्स है हम यहाँ से ना लिख के यहाँ से उसका मान रखना स्टार्ट करते हैं k वाले क्वेश्चन में और बराबर 0 ले लेते हैं। तो 1 का वर्ग क्या होता है? 1, प्लस यहाँ भी क्या आएगा? 1 प्लस k बराबर 0।
तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 प्लस के बराबर 0। 2 का पक्षांतर कर देते हैं तो के का मान मिल जाएगा। तो के बराबर प्लस का 2 इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2। तो यहाँ पे 2 को इस तरफ ट्रांसफर किया हुआ है, के यहीं इसी तरफ रहा, तो के बराबर कितना मिला आपको माइनस का 2। तो यही जो होगा के का अभीष्ट मान होगा। तो ये प्रश्न क्रमांक 1 है जिसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कैसे किया हुआ है। सबसे पहले आपको पी एक्स लिखना है, गुणनखंड x माइनस 1 है तो इसके बराबर 0 ही कर देना है, माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस 1, और उसके बाद इसे सॉल्व कर देना है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि ये जो प्रश्न है इसको अलग से लिख लेना है। इसके बाद हम यही सबसे पहले लिखेंगे और साथ में लिखेंगे का गुणनखंड x माइनस 1 है, पहले से दिया गया है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। जब ये गुणनखंड है तो इसके बराबर हम 0 कर लेंगे। तो x माइनस 1 बराबर 0, इसलिए x माइनस 1 बराबर 0। तो माइनस 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या होगा प्लस 1। तो अब हम x का मान इसमें रख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि x का मान px में रखने पर, px में रखने पर, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो हमने लिखा, अब के वाला क्वेश्चन है ना ये, तो यहाँ से नहीं लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे। ये आपको बताया था मैंने कि के वाला क्वेश्चन है तो आपको यहाँ से ना लिख के यहाँ से लिखना है। तो पहले लिखा है 2, उसके बाद x लिखा है, x नहीं लिखना है, x का मान कितना है 1, तो 2 और कोष्टक में 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर प्लस, फिर क्या लिखा है k, तो हम यहाँ पे लिखेंगे k। उसके बाद x लिखा है तो x नहीं लिखना है, x का मान कितना है 1, तो हमने कोष्टक में लिख दिया 1, और प्लस √2, और जैसे ही ये मान रख जाता है तो उसके बराबर हम क्या लेंगे 0। क्यों लेंगे, क्योंकि पहले से ही बताया गया कि गुणनखंड है तो शेषफल क्या आना चाहिए 0। तो ये बस यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना होता है कि के वाला क्वेश्चन है तो पहली बात तो हम पी एक्स से नहीं लिखेंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पूरा मान रखने के बाद हम बराबर में 0 लेंगे मन से, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 1 का वर्ग 1 ही होगा, तो 2 और 1 का वर्ग 1 यानी कि 1, प्लस के का गुणा के एकम के, प्लस करणी 2 बराबर 0। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस कितना आएगा के, प्लस कितना आएगा करणी 2 बराबर 0। अब यहाँ पे के बस चाहिए इस तरफ, बाकी सभी संख्या उस तरफ चाहिए ताकि के का मान दिखा सके। तो के बराबर ये संख्या भी उस तरफ चली गई और ये वाली, तो ये जैसे करणी 2 है ये उस तरफ जाएगी तो माइनस का करणी 2 हो जाएगा, और ये प्लस का 2 है ये भी इस तरफ आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो के का मान कितना आएगा माइनस करणी 2 माइनस 2। आप यहाँ पे या फिर आप क्या करोगे माइनस कॉमन निकालोगे इस तरीके से, तो अंदर क्या हो जाएगा, अंदर का माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस कॉमन निकाला तो करणी 2 और माइनस चूंकि कॉमन है तो अंदर का, जब भी माइनस कॉमन हो तो अंदर का चिन्ह बदलते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और 2। तो ये भी के का मान हो सकता है, दोनों आंसर ठीक है। तो ये हो गया, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके पहले हम लोग पहला और दूसरा प्रश्न कर चुके हैं। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिखाया गया था कि हमें के का मान ज्ञात करना है, और यहाँ पे प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पे 4 स्थितियाँ हमें दी गई थी। प्रत्येक स्थिति में ये भी बताया गया है कि जो x माइनस 1 है इनका गुणनखंड है, ठीक है। अब गुणनखंड है तो क्या होगा, आइए तीसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने ये जो तीसरा प्रश्न है इसे अलग से लिख लिया, और फिर जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो एक बार फिर से इसे लिख लेते हैं। इसके साथ जो हमें गुणनखंड दिया गया है वो है x माइनस 1। तो जो गुणनखंड है ये पी एक्स का पहले से दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि पी एक्स बराबर के एक्स वर्ग माइनस √2x प्लस 1 का गुणनखंड x माइनस 1 है। तो इसका गुणनखंड x माइनस 1 है। तो ऐसी स्थिति में हम, पहले से ही बताया गया है कि इसका गुणनखंड, तो अगर हम इसके बराबर 0 लें, यानी कि x माइनस 1 के बराबर यदि हम 0 लेंगे तो ये माइनस का 1 जो है इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का 1 होगा। तो अगर ये जो, चूँकि पहले से ही पता है कि x माइनस 1 इसका गुणनखंड है, तो x का मान अगर इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 आएगा, तभी तो ये इसका गुणनखंड होगा। अगर ये इसका गुणनखंड नहीं होता तो शेषफल 0 नहीं होता। तो चलिए हम ये यहाँ पे लिखते हैं।
तो जब इस बहुपद का ये गुणनखंड है तो इसलिए इसके बराबर हम 0 करेंगे। x माइनस 1 बराबर 0। क्यों? क्योंकि हमें x का मान निकालना है। माइनस का 1 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। अब ये जो x का मान है हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का मान px में रखने पर चलिए px है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि k वाला जब भी प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ से ना लिखकर यहाँ से लिखना है, क्योंकि शेषफल क्या है? 0 है। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो k। उसके बाद x वर्ग है तो x का मान कितना है? 1 है, तो 1 का वर्ग हो जाएगा। माइनस √2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे √2, लेकिन उसके बाद क्या लिखा है? x, तो x ना लिखकर उसका मान रख देंगे 1। ठीक है, +1। अब हमें बराबर में 0 पहले से ही लेना है, ये इसलिए हमने ये px नहीं लिखा था, क्योंकि अगर हम px लिखते, मान के चलिए हमने यहाँ से लिखा p से, तो p होगा, फिर यहाँ पे x की जगह पर 1 हो जाता, बराबर के 1 का वर्ग होता, माइनस करनी 2, फिर x की जगह पर 1 होता, +1 और इसका होता बराबर 0। तो यहाँ पे फिर एक ही स्टेप में 2 बराबर हो जाते ना, इसलिए हम नहीं लिखते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी k वाला सवाल हो तो आपको px से नहीं लिखना है, यानी कि यहाँ से नहीं लिखना है मान, यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो k और 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो k गुणित 1, 1 का वर्ग क्या होगा? 1, माइनस करनी 2 का गुणा 1 में करोगे तो करनी 2 एकम करनी 2, +1 बराबर 0। अब k का गुणा 1 में करोगे तो 1 में किसी भी संख्या का गुणा होता है तो वही संख्या आती है जिसका गुणा किया है, k एकम k, माइनस करनी 2 +1 बराबर 0। अब यहाँ से हमें k का मान निकालना है, तो k को हम इसी तरफ रखेंगे, बाकी सभी संख्या को इस तरफ पहुँचाएंगे। तो k बराबर माइनस का अंडर रूट है, ये इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 1 भी इस तरफ पक्षांतर होके आएगा, क्योंकि बराबर ये है तो बराबर के इस तरफ माइनस का ये प्लस हो गया, ये प्लस जो है इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो k का अभीष्ट मान क्या होगा? √2 - 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे k का अभीष्ट मान k बराबर √2 - 1 है। अब इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न करेंगे। तो इसमें भी हमें k का मान निकालना है और इसका एक गुणनखंड x - 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसको हम ज्यों का त्यों लिख लेंगे इस तरीके से, और साथ में लिखेंगे का गुणनखंड क्या है बताइए? x - 1। जब इसका ये गुणनखंड है तो यहाँ से हम x का मान निकाल के अगर इसमें रखेंगे तो शेषफल 0 आना चाहिए। तो पहले यहाँ से हम गुणनखंड दिया है तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे, इसलिए x - 1 बराबर करेंगे 0। तो -1 किस तरफ आ जाएगा? इस तरफ, तो हो जाएगा +1। तो x का मान हमने निकाल लिया। अब x का मान यदि हम px में रखेंगे तो हम लिख देते हैं कि x का मान px में रखने पर तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने बताया था ना कि k वाला सवाल हो जब भी तो px से नहीं लिखते हैं, k वाला सवाल है तो px से नहीं लिखेंगे। तो कहाँ से लिखेंगे? px से नहीं लिखना है तो यहाँ से लिखेंगे मान रखते समय, और बराबर में 0 लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ से लिखेंगे k, फिर x वर्ग है, लेकिन x का मान कितना है? 1, तो यहाँ पे 1 रख के वर्ग लगा देंगे। -3 और x की जगह पर कितना लिखना है? 1 प्लस k, और सॉरी k की जगह पर तो k का तो मान निकालना है तो k ज्यों कहते हैं, ठीक है, और बराबर 0। शेषफल कितना लेना है? 0। अब इसके बाद हम 1 का वर्ग देखेंगे क्या होता है। 1 का वर्ग क्या होता है? 1 ही होता है, -3 एकम 3 और प्लस k बराबर 0।
तो k एकम k माइनस 3 प्लस k बराबर 0। अब यहाँ पे 2k है, एक तो ये है और एक ये है, तो 2k हो जाएगा, एक और एक 2k माइनस 3 बराबर 0। तो माइनस का 3 इस तरफ चला जाएगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव यानी प्लस। तो k का मान निकालना है तो 2 गुणा वाली संख्या और गुणा वाली संख्या बटे में आती है, तो k बराबर 3/2। तो यही हो जाएगा k का अभीष्ट मान। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे k का अभीष्ट मान 3/2 है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 4 हल करेंगे, जिसमें हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड में 2 शब्द हैं, पहला है गुणन और दूसरा है खंड। अब यहाँ पे इसका मतलब ये निकलता है कि ऐसे 2 खंड का अगर अच्छे से समझा जाए तो खंड मतलब होता है हिस्सा या फिर भाग, और गुणन का मतलब होता है उनका आपस में गुणा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि वे अगर हिस्सा हैं और उनका आपस में गुणा कर देंगे तो वो हिस्सा या भाग गुणनखंड कहलाएगा। आइए इसको थोड़ा हम अच्छे से समझते हैं। जैसे आपके पास 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से, जैसे कि पहला हिस्सा है x + 3 और दूसरा हिस्सा है x + 4। तो ये हैं 2 गुणनखंड। लेकिन ये किसके गुणनखंड हैं, ये हमें तब पता चलेगा जब हम इनका आपस में गुणा कर देंगे। इसका मतलब है कि जब हम आपस में गुणा करेंगे, जैसे x का गुणा इन दोनों में होगा x + 4 और +3 का गुणा भी इन दोनों में होगा x + 4। तो x का x वर्ग, x का 4 में होगा तो 4x, 3 का x में होगा तो 3x और 3 चौके 12। ये 4x और 3x आपस में जुड़ जाएंगे, बाकी और कुछ नहीं जुड़ रहा है। तो x वर्ग + 4 और 3 7x + 12। तो ये जो है आपको यहाँ पे एक बहुपद मिलेगा। इसके गुणनखंड कौन है, ये दोनों, ये। तो अब इसका मतलब ये साफ हो गया है कि गुणनखंड में खंड यानी हिस्सा, इसके कितने भाग हैं, इसके 2 भाग हैं, पहला भाग और दूसरा भाग। तो ये इनके गुणनखंड हैं। अगर इनका आपस में गुणा कर दिया जाए तो ये संख्या बनेगी। तो इस सवाल को समझने के लिए हमें थोड़ा यहाँ पे समझना होगा कि हमें क्वेश्चन में ये दिया गया है और कहा गया है कि उसके गुणनखंड निकालिए। इस तरीके से 2 खंड निकालिए। तो क्वेश्चन में हमें इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके से दिया गया है और हमें निकालना कैसा है, इसका खंड के रूप में, यानी कि इस तरीके से इनके आंसर निकालने हैं। ये गुणनखंड होंगे। जैसे पहले का गुणनखंड इस तरीके से आएगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे संख्याएं, तो ऐसा हमें करना है। तो एक ऐसी कौन सी विधि है जिसके जरिए हम गुणनखंड निकालेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन हम अलग से लिखते हैं, इसके बाद क्रम से करते जाएंगे और आपको पूरा समझ में आएगा कि किस तरीके से करना है। गुणनखंड निकालना बेहद ही आसान होता है। आइए पहला क्वेश्चन अलग से लिखते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन और ये हमारा रफ वर्क होगा यहाँ पे, ताकि आपको समझाया जा सके उचित तरीके से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जब भी आपको गुणनखंड निकालना हो तो चेक करना है उसमें कि आपको 3 पद दिए गए हैं कि नहीं। पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद। अगर ये 3 पद दिए गए हैं तो समझ जाइए कि इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। 4 पद हैं तो भी सिंपल होता है, लेकिन अभी आप फोकस कीजिए केवल 3 पद वाले जो बहुपद दिए होते हैं उनके गुणनखंड कैसे निकालते हैं। तो पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है, अच्छे से समझना है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में ही करना है। संख्या का गुणा संख्या में। तो बताइए सबसे आखिरी में यहाँ पे अचर पद क्या है, 1 है, और यहाँ पे सबसे पहली क्या है, 12। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 4 हमें जो बहुपद दिए गए हैं, इसमें अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देखें तो सबसे आखिरी वाली संख्या क्या है, 3, और सबसे पहली संख्या क्या है, 2। तीसरे में देखिए सबसे आखिरी वाली संख्या क्या है, 6, और सबसे पहले वाली संख्या क्या है, 6। तो इसका गुणा इसमें करेंगे,
इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा सबसे आखिरी वाली संख्या है 4, इसका गुणा 3 में करेंगे, केवल संख्या का। तो ये पहला स्टेप होता है। आइए वापस चलते हैं। तो सबसे आखिरी संख्या 1 है और सबसे पहली संख्या 12 है, तो 12 एकम 12, ये पहला स्टेप हुआ। तो उत्तर कितना आया? 12 ही आया। अब दूसरा स्टेप ये है कि ऐसी दो संख्याएं खोजना है जिनका गुणा 12 हो। तो देखिए, जिनका गुणा 12 होता हो, तो 12 एकम 12, इनका गुणा भी 12 होता है। 6 दूनी 12, इसका गुणा भी 12 होता है। ये आपको मन से सोचना है कि 12 किस किस में आता है। फिर 4 की दुनिया में भी आता है, 4 तिया 12। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 3 चौके 12, लेकिन नहीं लिखना है क्योंकि 3 चौके 12 और 4 तिया 12 दोनों में 3 और 4 ही संख्या, तो उनको एक बार लिखना है। इसी तरीके से ये भी नहीं लिखना है कि 2 6 12, क्योंकि 6 दूनी तो लिख गया, तो रिपीट नहीं करना है। और तो नहीं आता ना। चलिए, अब ये 12 हो गया, लेकिन इनमें से इन 3 संख्याएं हमें यहाँ पे 3 जोड़े मिले हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। इन तीनों में से हमें केवल एक संख्या सिलेक्ट करनी है जो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कौन सी लिखेंगे? अब इसको ध्यान से देखिए। बीच वाली संख्या डिसाइड करती है कि इन 3 जोड़े में से कौन सा जोड़ा सिलेक्ट होगा। बीच वाली संख्या देखिए क्या है, 7x है ना। तो इनमें से ऐसी कौन सी संख्या हैं जिनका जोड़ 7 होता है? क्या 12 और 1 को जोड़ने से 7 आता है? नहीं, 12 और 1 को जोड़ने से तो क्या आता है? 13 आता है। 6 और 2 जोड़ने से आता है क्या 7? नहीं आता है। 6 और 2 जोड़ने से तो 8 आता है ना। लेकिन 4 और 3 जोड़ने से 7 आता है। तो संख्याएं कौन सी सिलेक्ट होंगी? 4 और 3। तो अब इसको 4 3 नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारा 7x के फॉर्म में है, तो इसे हम बोलेंगे 4x और 3x। लेकिन जरा ध्यान दीजिए कि क्या 7 हमारा प्लस में है कि माइनस में है? माइनस में है। तो इनको हमें इस तरीके से लिखना है कि ये जो 7x है ये माइनस का 7x बने। तो बड़ा ही सिंपल है। आपको क्या करना है? माइनस का 4x लेना है और माइनस का ही 3x लेना है, तो दोनों जुड़ के माइनस के ही क्या हो जाएंगे? 7x हो जाएंगे ना। तो इसलिए अब हम 7x ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, हम उसकी जगह पर -4x प्लस -3x लिख देंगे, या -4x -3x लिख देंगे। तो हम 7x नहीं लिखेंगे, और ये वाली संख्या भी ज्यों की त्यों और ये वाली संख्या भी ज्यों की त्यों। फिर से समझिए, पहला स्टेप क्या था? आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। पहला स्टेप यही है ना, आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करना है। जितना उत्तर आता है, अब वो हमें गुणा में देखनी होती है कि कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनका उत्तर वही आता है। जैसे 12 एकम 12 हो गया 6। लेकिन सूटेबल संख्या कौन होती है? जो बीच वाली संख्या होती है उससे डिसाइड होता है। उन दोनों संख्याओं का जोड़ बीच वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे कि 4 और 3 कितनी हुई थी? 7 हुई थी। तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए, हल करते समय पहली बात तो ये है कि हमें पहले क्वेश्चन ही ज्यों का त्यों लिखना होता है। उसके बाद हमें ये वाली संख्या ज्यों की त्यों लिखनी है, 12x वर्ग। और 7x को हम क्या लिख सकते हैं? -4x और -3x। -4x -3x, ये 7x की जगह पर ये आ गया। और पहली संख्या और आखिरी संख्या में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, ज्यों की त्यों ही लिखी जाती है। बस इतना ही है। अब इसके बाद यहाँ पर टोटल 4 पद हो जाते हैं, 1 2 3 और 4। तो अब क्या करना है? दो दो पदों में से कॉमन निकालना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ x है, कॉमन का मतलब होता है ऐसी संख्या बाहर निकालना है जो इन दोनों में हो। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो हम x तो इन दोनों से ले सकते हैं ना। तो हमने x ले लिया। साथ में यहाँ पे 4 है और 4 का भाग भी 12 में जाता है, तो यहाँ पे हम 4 भी ले सकते हैं। तो हमने 4 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया। तो अब ब्रैकेट में इन दोनों का लिखेंगे कि क्या बचता है। इन दोनों में से अब क्या बचा वो यहाँ पे लिखेंगे, कंपैरिजन करेंगे इससे। चलिए, 4 तिया 12 कितने बार गया था? 3 बार। अब यहाँ पे x वर्ग था, इसका मतलब इसके पास 2 x थे, एक x निकल गया तो एक x तो बच गया। फिर क्या है? माइनस, तो माइनस लगा दिया। 4x ये पूरा का पूरा बाहर आ गया, क्योंकि 4x हमने इससे लिया है तो ये पूरा बाहर आ गया। तो जब पूरा का पूरा बाहर आएगा तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से अब इन दोनों में अलग देखना है कि क्या कॉमन निकलेगा। इन दोनों में क्या कॉमन है?
इन दोनों में यहाँ 3 है तो यहाँ नहीं है, यहाँ x है तो यहाँ भी नहीं, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब दोनों संख्याओं में, दोनों पदों में कुछ भी कॉमन ना हो तो हम एक कॉमन लेते हैं और चिन्ह वही रहेगा जो यहाँ पे लगा है। चिन्ह यहाँ किसका लगा है? माइनस का, तो माइनस का ही रहेगा, लेकिन एक कॉमन आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो एक कॉमन लिया, तो जब माइनस का कॉमन हो साथ में तो अंदर का चिन्ह बदल के पूरी संख्या लिखते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 3x माइनस, ये जो प्लस है ये माइनस में चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन है, और यहाँ पे एक ज्यों का त्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये ज्यों का त्यों लिखा। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे करते हैं। अब ये दो ब्रैकेट जो है ये दो जगह लिखे हैं तो इनको एक जगह लिख देते हैं। इसका मतलब है कि हमने 3x माइनस 1 को कॉमन निकाला है। तो जब इसको हमने कॉमन निकाला तो क्या बचा? 4x माइनस 1। जो बाहर है इनको अंदर लिख लेते हैं, तो 4x माइनस 1। तो ये देखिए दो टुकड़े हो गए, यही तो गुणनखंड है इसके, तो यही हमें करना था। तो 3x माइनस 1 और 4x माइनस 1, पहला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मैंने डिटेल से बताया है क्योंकि एक बार आप इसको देख लोगे कैसा करना है तो फिर आप इसको सीख जाओगे कि अच्छा इस तरीके के क्वेश्चन कैसे होते हैं। है कुछ नहीं, बस समझने वाली बात होती है। अगर आप इसको अच्छे से समझ जाओगे तो निश्चित ही आप इसको अच्छे से कर पाओगे। जैसे कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा जो रफ है वो यहाँ साइड से चलेगा। ये बताइए, आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं तो 3 दूनी कितना आया? 6। कितना आया? 6। अब ऐसी संख्या खोजिए जिनका गुणा 6 होता है। तो सबसे पहले तो 6 एकम 6 होता है, फिर 3 दूनी 6 होता है, 6 एकम 6 करो तो भी 6 आता है, 3 दूनी 6 करो तो भी 6 आता है। अब 2 तिया 6 कर दो तो भी, लेकिन 3 दूनी लिख गया है तो 2 तिया लिखने की जरूरत नहीं है, 2 गुणे 3 लिखने की जरूरत नहीं है, ये आता है 6। लेकिन इन दोनों संख्याओं के जोड़े में से हमें एक जोड़ा सिलेक्ट करना है, वो कौन सा होगा? वो बीच वाली संख्या डिसाइड करेगी। यहाँ पे क्या लिखा है? 7x। क्या लिखा है ना? 7x लिखा है। तो सबसे पहले 7x है तो 3 और 2 जोड़े से क्या 7 आते हैं? आंसर है नहीं, 3 और 2 जोड़ने से तो 5 आते हैं, लेकिन 6 और 1 जोड़ने से 7। तो संख्याएं कौन सी सिलेक्ट होंगी? 6 और 1। तो इसलिए सबसे पहले हम इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, जैसे कि 2x वर्ग धन 7x धन 3। इसके बाद ये पहली संख्या हम ज्यों की त्यों लिख देते हैं और दूसरी संख्या भी ज्यों की त्यों, ये आखिरी वाली संख्या भी ज्यों की त्यों। लेकिन बीच वाला स्टेप जो उसको बस चेंज करते हैं, 7x की जगह पर हम 6x और 1x लिखेंगे। तो 6x प्लस 1x ये लिख दिया। तो इस तरीके से ये 4 पदों में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमें क्या करना है कि 4 पदों में से दो पदों में से कॉमन निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 2 है और 2 की दुनिया में 6 आता है ना, इसलिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 2 का भाग चला जाएगा 3 बार। यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है तो हम x भी कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन लिया और x भी कॉमन लिया। अब यहाँ पे देखते हैं क्या बचा। जब 2 और x दोनों निकल जाएंगे तो यहाँ पे 2 तो नहीं बचेगा क्योंकि 2 तो कॉमन निकल गया है। x वर्ग है तो x तो कॉमन निकल गया, तो 1x तो यहाँ पे बचेगा ना, क्योंकि 2x थे, 1 अगर निकल भी गया तो 1 बच गया। तो बची हुई चीजें यहाँ पे लिखते हैं ब्रैकेट में प्लस 2 तिया 6 कितने बार भाग जा रहा है? 2 तिया 6 3 बार, तो 3 लिखेंगे और x तो ये पूरा निकल गया, इसलिए इस पोजीशन पर कुछ भी नहीं बचा केवल 3 के अलावा। और 3 कहाँ से आया? 2 तिया 6। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगा दिया। इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ पे नहीं है, तो कैसे कॉमन निकालेंगे? और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो मैंने आपको बताया था कि एक कॉमन निकालेंगे और चिन्ह कौन सा रहेगा? जो यहाँ पे शुरू में लगा। यहाँ पे प्लस है, पहले क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस था लेकिन अब क्या है? प्लस है, और इसको हम लिखेंगे x प्लस 3 ज्यों का त्यों। ज्यों का त्यों क्यों लिखा है? अंदर का चिन्ह क्यों नहीं बदला? क्योंकि जब माइनस कॉमन हो तब यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता, तब अंदर का माइनस प्लस में बदलता या प्लस माइनस में बदलता, लेकिन प्लस जब कॉमन हो तो कोई चेंजेस नहीं आते हैं। अब ये 2 जगह लिखा हुआ है तो इसे एक जगह लिख दिया x प्लस 3 और बाहर का अंदर कर लिया, तो 2x प्लस 1। तो ये इसके 2 गुणनखंड आ जाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके के क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है और यहाँ पे चलेगा हमारा रफ वर्क। तो आपका पहला स्टेप क्या होता है बताइए? क्या आप बता सकते हैं? जब तक मैं इस सवाल को लिख लेता हूँ, 2x वर्ग प्लस 5x माइनस 6, इसको ज्यों कहते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करते हैं गुणनखंड निकालते समय।
आखिरी वाली संख्या क्या है 6, और 6 का गुणा किस में करोगे 6 में, तो 6 6 36। अब ऐसी संख्याएं देखना है जिसका गुणा 36 होता है। तो सबसे पहले होता है 36 एकम 36, दूसरा होता है 12 तिया 36, तीसरा होता है 9 चौके 36। यही होता है ना। चलिए, अब इनमें से कोई एक जोड़ा सिलेक्ट होगा। वो कौन डिसाइड करता है? बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या क्या है? 5x। तो इनमें से 36 और 1 को जोड़ने घटाने से क्या 5 आता है? नहीं, 36 में 1 जोड़ दोगे तो 37 आता है, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा 36 में से 1 घटा दोगे तो 35 आएगा। तो ये तो हो नहीं सकती। अब 12 और 3 की बात करते हैं। 12 और 3 में अगर 12 और 3 जोड़ दोगे तो 15 हो जाएगा, और 12 में से 3 घटा दोगे तो 9 आएगा। तो ये भी नहीं होगी। अब इसको देखिए, 9 में 4 जोड़ते हैं तो 13 आता है, लेकिन 9 में से 4 यदि घटा दें तो 5 आता है। तो यहाँ पे कुछ बात बनी। तो क्या करना है हमें? लेकिन सोच समझ के। 9 को हमें प्लस का लेना पड़ेगा और 4 को हमें माइनस का लेना पड़ेगा। 9x माइनस 4x लिखेंगे तभी जाके प्लस का 5x बनेगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी होती है। तो आप समझ रहे होंगे कि हमें अंतर देखना होता है एक्चुअली में कि क्या होता है उन दोनों में। तो बताइए, 9 में से 4 घटाएंगे तो 5 मिलेगा ना। तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या हम ज्यों की त्यों लिखते हैं। तो हमने लिख दी इसको 6x वर्ग, और ये माइनस का 6। लेकिन ये जो 5x है इसको हम तोड़ के लिखेंगे। वो भी पहले हम पॉजिटिव का 9x लिख लेंगे, और बाद में हम कितना लिखेंगे? बाद में हम लिख लेंगे ये 4x। तो 9 में से 4 घटाएंगे तो बचेगा ना 5x, और माइनस 6 हमारे पास है ही पहले से। ये थोड़ा दूर लिखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसी के साथ है, समझाने के लिए हो गया। तो 6x वर्ग प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6। अब इसको यदि हम आगे सॉल्व करें तो क्या होगा? यहाँ पे 4 पद बन चुके हैं, 1 2 3 4। तो 2 में से अलग कॉमन निकालना है, और इन 2 में से अलग कॉमन निकालना है। चलिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इन दोनों से हमें x मिल सकता है, तो हमने x कॉमन निकाल लिया। साथ में यहाँ पे क्या है? 6 है, तो 6 की टेबल में 9 नहीं आता, लेकिन 3 की टेबल में 6 भी आता है और 9 भी आता है, तो हम 3 तो कम से कम कॉमन निकाल सकते हैं। तो हमने 3 कॉमन निकाला। तो 3x कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा? देखते हैं। 3 से पहले भाग देंगे संख्या का संख्या में भाग। 3 दूनी 6, कितने बार गया? 2 बार, तो इस ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। फिर x है यहाँ पे 2 की घात, एक x बाहर निकल गया तो एक x बच जाएगा। फिर प्लस लगा है तो प्लस। अब देखिए, 3 का 9 में भाग देंगे, संख्या का संख्या में भाग देंगे, तो 3 का 9 कितने बार गया? 3 बार। और x तो पूरा का पूरा कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। इस तरीके से। अब यहाँ पे माइनस लगा है, तो शुरुआती यहाँ तक क्योंकि हमने 2 पद हो चुके हैं, हमने कॉमन निकाल लिया, तो अब तीसरे पद पे आएंगे तो उसका पहले चिन्ह लगाएंगे। किसका है? माइनस का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो 4 की टेबल में 6 नहीं आता, लेकिन 2 की टेबल में 4 और 6 दोनों आते हैं। कैसे? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। किसकी टेबल में आते हैं? 2 की टेबल में। तो हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और चेक करेंगे क्या x भी कॉमन आएगा। यहाँ पे तो x है, यहाँ पे है क्या x? नहीं है ना। तो हम केवल 2 कॉमन निकालेंगे, और अब ब्रैकेट बना देंगे। तो पहले पद में 2 कॉमन निकालने से क्या बचा? 2 दूनी 4, तो 2 बचा, 2 बार भाग चला गया क्योंकि, और x तो कॉमन है नहीं, तो x यहाँ पे बस बचेगा। फिर यहाँ पे माइनस लगा है, और फिर 2 तिया 6, तो 3 बार भाग चला जाएगा, लेकिन माइनस कॉमन है तो माइनस का क्या बनेगा? प्लस। तो इस तरीके से जब हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो अंदर का जो भी चिन्ह है वो बदलता है, चाहे माइनस का हो तो प्लस का, और प्लस का हो तो माइनस का। ये अब ये 2 ब्रैकेट एक से हैं बिल्कुल, इसका मतलब आपका सवाल सही जा रहा है। अब ये 2 जगह लिखे हैं तो इसे एक जगह लिख देते हैं, 2x प्लस 3, और यहाँ पे ये जो बाहर है इसको हम बाहर लिख देते हैं, 3x माइनस 2। तो इस तरीके से ये 2 गुणनखंड आ जाएंगे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन जो हमें दिया गया है ये आपके सामने है, तो सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं। तो क्या दिया गया है? 3x वर्ग माइनस x माइनस 4, और यहाँ पे हमारा रफ होगा। तो सबसे पहले आपका नियम क्या है कि आखिरी वाली संख्या का गुणा पहली वाली संख्या में करेंगे, तो 4 तिया 12। अब ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा 12 होता है, तो सबसे पहले 12 एकम 12 है, फिर 4 तिया 12 है, और क्या होता है? और नहीं होता। तो 12, अब इसमें क्या है? माइनस x लिखा है, तो x के आगे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है, तो हमें -1 यहाँ पे लिखा मानना है।
तो अब इन दोनों जोड़े में से कोई एक जोड़ा सेलेक्ट होगा। वो कौन डिसाइड करेगा? ये बीच वाली संख्या यानी कि -1। तो 12 और 1 को जोड़ने घटाने से क्या -1 आता है? अगर 12 और 1 जोड़ दो तो 13 आएगा, और 12 में से 1 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 11 आएगा। तो ये तो नहीं है। अब 4 में से 4 और 3 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 7। लेकिन 4 में से 3 घटाओगे तो 1 बचेगा। लेकिन हमें तो चाहिए 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? प्लस का 1, है ना, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन हमें चाहिए -1, तो माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे और प्लस की संख्या छोटी कर देंगे। तो क्या लिखना चाहिए? -4x और +3x, तो बचेगा ना माइनस का x, क्योंकि माइनस के 4x में से प्लस का 3x चला जाएगा तो माइनस का x बचेगा ना। इसलिए पहली वाली संख्या और सबसे आखिरी वाली संख्या ज्यों की त्यों। बीच वाली संख्या को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे प्लस का 3x और -4x, तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। या आप चाहें तो -4x पहले भी लिख दें और 3x, तो इससे कोई भी फर्क नहीं होता। गुणनखंड वही आते हैं जो आपके आंसर में आएंगे या मेरे आंसर में आएंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4 पद बन गए हैं, 1 2 3 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन 2 पदों में से अलग कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 उभयनिष्ठ है। और यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो x भी उभयनिष्ठ है। तो 3 निकल गया, x भी निकल गया। तो इस पद में क्या बचा? एक x और बचा, क्योंकि 2x थे। 3 निकल गया, एक x निकल गया, 2x थे ना, तो एक x और बच गया प्लस। यहाँ पे 3x पूरा का पूरा निकल गया, तो कुछ भी नहीं बचा, तो 1 माना जाता है। यहाँ पे माइनस है सबसे पहले, तो माइनस कॉमन। अब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 है, तो 4 कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे x है, यहाँ पे x नहीं है, तो x कॉमन नहीं आएगा, तो 4 ही कॉमन आ गया, तो x बचा। और माइनस चूँकि कॉमन है, हमेशा याद रखिए माइनस कॉमन है तो अंदर का जो भी चिन्ह बदल जाएगा। माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और 4 एकम 4, एक बार भाग चला गया। ये 2 ब्रैकेट अगर एक से हैं तो इसका मतलब आपका सवाल सही है। तो इनको 2 बार लिखा है तो इसको 1 बार लिख देते हैं और 1 बार इसको लिख देते हैं जो बाहर लिखा है, 3x - 4। तो इस तरीके से ये भी चौथे के भी गुणनखंड आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 समाप्त होता है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, और इन चारों प्रश्नों के हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 4 में गुणनखंड ज्ञात किए हुए हैं, तो इन प्रश्नों को उन्हीं प्रश्नों के साथ क्यों नहीं रखा गया, जबकि दोनों में गुणनखंड ही ज्ञात करने थे। तो आइए थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि दोनों का कंपैरिजन करना क्या ज़रूरी है? तो आंसर है हाँ, क्योंकि उससे आपको एक आइडिया लगेगा कि सवाल कितने प्रकार के हो सकते हैं। ये देखिए, ये है प्रश्न क्रमांक 4, जिसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना था, और ये है प्रश्न क्रमांक 5, इसमें भी हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है क्वेश्चन में, तो लेकिन इनके जो सवाल हैं उनमें फ़र्क है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 पद हुआ करते थे, 1 2 3, 1 2 3, सभी जगह 3 पद हैं। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, इसमें कितने पद हैं? 1 2 3 4। तो अब आपको समझ में आया कि एनसीईआरटी जो है उसमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए एक ही प्रश्न के 2 प्रश्न क्यों बनाने पड़े, क्योंकि इसमें 3 पद वाले सवालों को एक जगह रखा हुआ है और इसमें 4 पद वाले जो सवाल हैं उनको एक जगह अलग रखा हुआ है, ताकि आप एग्ज़ाम में भ्रमित ना हो। 3 पद वालों का गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है वो आप समझ चुके हैं अच्छे से, और 4 पद वाले जितने भी समीकरण हैं या बहुपद हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो हम आज समझेंगे। 3 पद वाले बड़े ही आसानी से सॉल्व हो जाते थे 3 या 4 स्टेप में, लेकिन 4 पद वाले ज़्यादा स्टेप में सॉल्व होंगे अपेक्षाकृत, लेकिन बड़े ही आसान होते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 5 की बात की जाए तो यहाँ पे हमें 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इनके हमें गुणनखंड निकालना है।
तो ध्यान रखिए ये 3 पद वाले नहीं हैं, ये तो 4 पद वाले हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसका सीधा सा जवाब है कि हम इसके भी गुणनखंड निकालेंगे, लेकिन एक तरीके से। वो तरीका ये है, यहाँ पे हमें x के 2 मान ट्राई करना है। पहला +1 और दूसरा -1। हम यहाँ पे जहाँ जहाँ x है, जैसे हम पहले क्वेश्चन को टारगेट करें यदि, तो इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम या तो +1 रखेंगे एक बार और चेक करेंगे कि क्या इसका उत्तर 0 आता है, और -1 रखेंगे। अगर +1 रखने से 0 नहीं आया तो हम -1 रखेंगे, तो उसमें अवश्य ही 0 आ जाएगा, यानी निश्चित है कि 0 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे एक बार +1 रखकर और एक बार -1। अब मान लीजिए कि हमने +1 रखा और ये 0 आ गया, तो +1 रखने से अगर शेषफल 0 आता है तो आपका गुणनखंड इसका अपोजिट होगा, यानी +1 का होगा x - 1। और अगर -1 रखने से इसमें अगर 0 आता है, अगर -1 रखा आपने, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 रखा, और आपका जो शेषफल है वो 0 आता है या बहुपद शून्य हो जा रहा है, तो आपका गुणनखंड होगा इसके -1 के अपोजिट x + 1। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, लेकिन यहाँ पे तो y है, तो यहाँ पे परिस्थिति के अनुसार हम चेंज हो जाएंगे और y का मान अब रखेंगे या तो +1 या -1। चलिए, ये छोटी सी बात मुझे बतानी थी, उसके बाद हम इसको एक एक करके सॉल्व करेंगे तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आने लगेगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि जब आप, या तो आपका जो गुणनखंड होगा वो होगा x - 1, या फिर आपका गुणनखंड होगा x + 1। इतना तो आप जानते हैं। उसके बाद अगर आपका गुणनखंड x - 1 है तो आप इसमें भाग देंगे उससे, और आप भागफल देखेंगे। भाग कैसे दोगे? इस तरीके से आपको भाग देना है। x - 1 आपको यहाँ पे लिखना है और ये पूरा का पूरा अंदर लिख देना है इस तरीके से, और कुछ आपका भागफल आएगा। ठीक है, अब जो भागफल आएगा तो भाजक गुणित भागफल, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से करना है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। शेषफल तो हमेशा 0 ही आएगा, तो भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य होगा। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। वो फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है, तो ये लगाएंगे और इससे हमारा गुणनखंड आ जाएगा। ये तो मैंने समझाया अभी शॉर्ट में, ताकि आपका कुछ माइंड सेट बन सके कि कैसे इनको सॉल्व करना है। आइए हम प्रश्न क्रमांक 1 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमें दिया गया है पहले क्वेश्चन में। अब इसको हमें px मानना है सबसे पहले, या फिर आपको px नहीं भी मानना है तो कोई टेंशन नहीं है, हम पहले डायरेक्ट इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद हमें रफ में जाना है और +1 और -1 को ट्राई करना है। चलिए, सबसे पहले हम +1 ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ x है रफ में, हम उसकी जगह पर 1 रखते जाएंगे। तो x घन है तो 1 का घन हो जाएगा, -2 x वर्ग है तो 1 का भी वर्ग हो जाएगा, माइनस x की जगह पर 1 + 2। तो 1 का घन 1 ही होता है, 2 एकम 2 हो गया, और फिर -1 है और +2 है। तो यहाँ पे देखिए माइनस का और प्लस का 2 कैंसिल, माइनस का 1 और प्लस का 1 भी कैंसिल, तो कितना आया? 0 हो गया ना। तो यहाँ पे जब 0 आपका आ जाए तभी आपको लिखना है, यहाँ पे उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर ठीक है, तो रख देते हैं। तो इस तरीके से 1 का घन -2, 1 का वर्ग माइनस x की जगह पर 1 + 2। तो 1 का घन क्या होता है? 1, -2 - 1 + 2, शेषफल कितना आएगा? 0। तो क्या लिखना है? उपरोक्त समीकरण में x बराबर 1 रखने पर शेषफल क्या हो गया? 0। इसलिए +1 है तो x - 1, उसका अपोजिट x - 1
एक्स घन माइनस 2x वर्ग, ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ, माइनस एक्स प्लस 2 का एक गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 होने पर वो चीज़ गुणनखंड होती है ना, तो का एक गुणनखंड है। जब गुणनखंड होता है तो हम इसका इसमें भाग देंगे तो शेषफल 0 आएगा, तो हमें सही में भाग देना है क्योंकि हमें भागफल की जरूरत होगी। तब अब हम भाग दे देंगे, तो भाग का चिन्ह बनाएंगे और छोटी संख्या यहाँ पे लिखना है बाहर, इसे हम बोलते हैं भाजक। और जो बीच में लिखते हैं बड़ी संख्या, जो बहुपद हमें दिया गया था, ये भाज्य हो गया। अब इसका भाग दे देते हैं। तो चलिए, पहला पद और पहला पद आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे x पर 3 की घात है, यहाँ x पर सिंगल की घात है, तो 2 की घात की कमी पड़ रही है क्योंकि यहाँ पे 3 की घात है, यहाँ पे सिंगल 1 की घात मानी जाती है। तो अगर हम इसको x पे 2 की घात दे दें तो इसके बराबर होगा। कमी देखना होता है, पहले पद और पहले पद में आपको कमी देखना है कि इन दोनों में किसका अंतर है। यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ पर 1 की घात है, तो कितने की कमी पड़ रही है, 2 की घात की, तो 2 की घात हमने दी। अब जो भी हमने कमी ऊपर लिखी है उसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। तो पहले करेंगे इसमें, एक्स वर्ग का एक्स में करोगे तो एक्स घन आएगा, और एक्स वर्ग का 1 में करोगे तो माइनस का एक्स वर्ग आएगा, क्योंकि माइनस भी तो है, तो माइनस का एक्स वर्ग आएगा। अब इसके बाद नीचे एक लाइन खींचते हैं, उसके बाद हम चिन्ह बदल लेंगे। थोड़ा लाइन नीचे से खींचना है अंतर दे के, ये देखिए। अब इसके बाद हमें नीचे वाले जो 2 पद आए हुए हैं इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो ये इसका ओरिजिनल चिन्ह कुछ भी नहीं लगा है, तो ये धन का माना जाता है, तो धन में हम गोला लगा देंगे और इसका चिन्ह बदल के ऋण कर देंगे। अभी इसका ओरिजिनल चिन्ह लगा हुआ है माइनस, तो इसमें गोला लगा के इसको पलट देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। इसे घटाने की क्रिया बोलते हैं। तो ये कैंसिल हो गया, माइनस 2x वर्ग और प्लस x वर्ग है, तो माइनस का ज़्यादा है 1x वर्ग, तो वो बचेगा। माइनस का 2x वर्ग है और प्लस का केवल 1x वर्ग है, तो माइनस का 1 बच जाएगा, माइनस एक्स प्लस 2। अब यहाँ पे कमी देखना है, पहले पद और पहले पद को देखना है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, आंसर है नहीं, तो माइनस की कमी है। यहाँ पे एक्स वर्ग है, यहाँ पे एक्स वर्ग है क्या, नहीं, यहाँ पे तो केवल एक्स है, तो एक्स की कमी है, तो एक्स रख दिया। तो अब माइनस एक्स दोनों की कमी है। अब जो कमी आई हुई है इसका फिर इसमें और इसका इसमें दोनों में गुणा होगा, तो माइनस एक्स का एक्स में करते हैं तो आएगा माइनस एक्स वर्ग, और माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और एक्स से कम एक्स, तो प्लस एक्स। अब देखते हैं क्या आता है। नीचे वाले का फिर चिन्ह बदलेंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और ये प्लस का है तो माइनस में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं माइनस एक्स वर्ग और प्लस, माइनस का एक्स और माइनस का एक्स हो जाएगा माइनस का 2x, क्योंकि दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, और प्लस कितना आएगा 2। अब यहाँ पे कमी देखना है पहले पद और पहले पद में। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे क्या माइनस है, आंसर है नहीं, तो माइनस लगा देते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या, नहीं, तो 2 की भी कमी है। फिर इसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे है क्या, हाँ, यहाँ पे x है, तो केवल इतनी ही कमी। अब इसका गुणा इसमें भी होना है और इसका गुणा इसमें भी होना, तो माइनस 2 का x में करोगे तो आएगा माइनस 2x, माइनस माइनस का प्लस, और 2 एकम 2। अब इसमें भी इसके चिन्ह बदल देंगे, तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का, ये दोनों कैंसिल। तो शेषफल कितना आएगा 0, माइनस का 2x प्लस का 2x कट गया, और प्लस का 2 और माइनस का 2 ये भी कैंसिल, तो 0। तो भागफल कितना आया, भागफल हम यहाँ पे लिखेंगे, भागफल कितना है, एक्स वर्ग माइनस एक्स प्लस माइनस 2, ये भागफल हो गया। अब फॉर्मूले लगाएंगे, सूत्र, सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल, ये आपको याद करना होगा, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, भाज्य ये कहलाता है बीच वाला एक्स घन माइनस 2x वर्ग माइनस एक्स, ये पूरा लिख लेते हैं। बराबर का चिन्ह है तो ये बराबर, भाजक कितना था, भाजक ये कहलाता है जिससे भाग देते हैं, तो x माइनस 1। गुणित यानी कि कोष्टक, भागफल कितना आया, ये सामने लिखा हुआ है आपके, एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 2, और प्लस शेषफल कितना है 0। तो अब अगले स्टेप में इसे हटा देते हैं, तो बराबर के नीचे बराबर x माइनस 1 और एक्स वर्ग माइनस एक्स माइनस 2, तो x माइनस 1
अब ये 3 पद वाला है तो इसका हम गुणनखंड जानते हैं, हमने प्रश्न क्रमांक 4 में निकाला हुआ है। तो कैसे निकालते थे, इसके लिए हम रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं। सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में। यहाँ पे पहले संख्या कुछ भी नहीं लिखी है तो 1 मानी जाती है, तो 2 एकम 2, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट। अब ऐसी कौन कौन सी संख्या है जिनका गुणा 2 होता है, तो 2 एकम 2 ही होता है। लेकिन हमें बीच वाली संख्या में -1 लिखा हुआ है तो -1 चाहिए, तो माइनस की संख्या बड़ी कर देंगे, प्लस की संख्या छोटी कर देंगे, तो -2 में से 1 चला जाएगा तो -1 बचेगा ना। तो यहाँ पे माइनस का 2x सेलेक्ट हुआ और प्लस का 1x, तो इसको हम लिख सकते हैं कि x वर्ग -2x प्लस 1x, तो 2 में से 1 चला जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा और माइनस का 2 ज्यों का त्यों। पहली वाली संख्या और आखिरी वाली संख्या ज्यों की त्यों, बीच वाली संख्या को बस तोड़ दिया है -2x प्लस x में, तो -2x में से 1x जाएगा तो माइनस का 1x ही बचेगा, ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x - 1, यहाँ पे इन दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से अलग कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, 1x तो कॉमन ले लिया तो 1 तो बच गया ना, माइनस यहाँ पे x पूरा का पूरा कॉमन लिया तो कितना बचा, 2। यहाँ पे बताइए 2 है, ये x यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 नहीं, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो प्लस का चिन्ह लगा के 1 कॉमन ले सकते हैं। और उसके बाद ये हमने लिख दिया, अंदर का चिन्ह नहीं बदलेगा क्योंकि प्लस का 1 कॉमन है, अगर माइनस होता तो बदलता, तो माइनस का 2 ज्यों का त्यों। आगे बढ़ते हैं तो x - 1, अब यहाँ पे ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख देते हैं x - 2, और ये जो बाहर है इसको अंदर कर लेते हैं x + 1। तो यहाँ पे अब इसको बिना ब्रैकेट के लिखेंगे x - 1 x - 2 x + 1, तो आप देख सकते हैं कि ये अभीष्ट गुणनखंड यहाँ पे आ जाएंगे, तो यही हमारा आंसर होगा। तो ये जो इसके गुणनखंड हैं इसको हम नीचे लिखते आएंगे और इस तरीके से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे और यही आंसर हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, NCERT मैथ्स क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे, जिसका हम लोग पहला प्रश्न कर चुके हैं। इसमें हमें एक्चुअली में गुणनखंड ज्ञात करने थे और इसका पहला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न में भी हमें गुणनखंड ही ज्ञात करने हैं, लेकिन हमने इसको देखा था कि ये प्रश्न क्रमांक 4 से किस तरीके से अलग है। प्रश्न क्रमांक 4 में 3 पद हुआ करते थे, लेकिन इसमें जो हैं 4 पद हैं। तो प्रश्न क्रमांक 1 तो हमने अच्छे से समझ लिया है कि कैसे करना है। अब बारी है प्रश्न क्रमांक 2 की, तो चलिए इसको हम अलग से लिख लेते हैं। तो ये रहा प्रश्न क्रमांक 2, और हमने इसका हल भी थोड़ा सा लिख लिया है जैसा हमें एग्जाम में लिखना है दिया है, और यही क्वेश्चन ज्यों का त्यों। अब इसके बाद इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। तो कैसे करते हैं, तो इसमें सबसे पहले हम पद गिनते हैं। कितने पद हैं, 1 2 3 4, तो 4 पद हैं। तो इसको प्रश्न क्रमांक 4 जैसा नहीं करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हम इस बहुपद में सबसे पहले x बराबर 1 चेक करेंगे। उसके बाद अगर जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 1 रखेंगे, और यदि बहुपद 0 आ जाता है, बहुपद कितना आता है, 0 आता है, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो होगा x - 1, इसका अपोजिट होगा। यदि x बराबर 1 रखने पर 0 आता है तो x - 1 इसका क्या होगा, गुणनखंड होगा। अगर 1 रखने से 0 नहीं आ रहा है तो हम x बराबर -1 चेक करेंगे, यानी कि ऋण का 1। केवल हमें 2 मान ही चेक करना है, पहला तो x बराबर 1 और दूसरा x बराबर -1। जब 1 रखने से 0 आ गया है तो फिर -1 चेक नहीं करना है, इसका एक गुणनखंड यही मान के चलना है कि x बराबर 1 है तो x - 1, और x बराबर -1 में यदि 0 आता है तो x + 1। इस तरीके से इनके अपोजिट। तो ये इसलिए आ जाते हैं क्योंकि ये प्लस का 1 है, इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो -1 हो जाएगा, ये माइनस का 1 इस तरफ ट्रांसफ़र होगा तो +1 हो जाएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर x बराबर 1 रखने से 0 आता है ये वाला बहुपद, तो आपका जो गुणनखंड होगा वो x - 1 होगा। अगर x बराबर -1 रखने से 0 आता है तो आपका गुणनखंड क्या होगा, x + 1। तो ये आपको बातें याद रखनी है। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम x बराबर 1 रखते हैं, लेकिन ये यहीं पे ट्राई नहीं करना है, ये आपका पक्का होगा। तो हम इसमें रफ में, जब भी आप इसको करो तो रफ से ट्राई करो। तो चलिए हम सबसे पहले 1 रखते हैं, तो यहाँ पे x घन है तो 1 का घन हो जाएगा, क्योंकि हम x की जगह पर कितना रख रहे हैं, x की जगह पर 1, तो x घन है तो 1 का घन हो जाएगा। फिर इसके बाद -3 x वर्ग लिखा हुआ है यहाँ पे तो 1 का वर्ग हो जाएगा।
फिर -9 और x की जगह पर 1 हो जाएगा और -5 आ जाएगा। अब 1 का घन 1 ही होता है, 1 पर कितने की भी घात हो 1 ही आता है। फिर -3, 1 का वर्ग 1 ही होता है तो 1 आ गया मल्टीप्लाई बाई, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है। -9 एकम 9 और -5 चेक कर लेते हैं ज़रा। 1 3 एकम 3, माइनस का 3, फिर माइनस का 9 और माइनस का 5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो यहाँ पे तो जीरो कभी नहीं बचेगा। जीरो कब बचता है? जब जितनी माइनस की हो उतनी ही प्लस की हो। तो x बराबर 1 रखने से ये बहुपद जीरो नहीं हो रहा है। तो सीधा सा मतलब ये है कि x बराबर -1 रखा जाए अब और चेक किया जाए। तो x बराबर -1 में निश्चित ही ये जीरो हो जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है? x घन, तो x की जगह पर होगा -1 का घन। इसके बाद -3x वर्ग, तो -1 का वर्ग। -9x की जगह पर -1 और -5। 1 का घन विषम की घात है ना, तो माइनस आएगा। और 1 यहाँ सम की घात है तो +1 आएगा, लेकिन -3 है तो -3 ही आएगा, क्योंकि -3 + 1 का गुणा होगा तो -3 आ जाएगा। फिर माइनस माइनस का प्लस और 9 एकम 9 और -5। चलिए अब यहाँ पे माइनस का प्लस का 9 है और माइनस का 5, 3 8 और 1 9। माइनस का भी 9 है और प्लस का भी 9 है, तो ये जीरो आ रहा है ना। तो यहाँ पे अब हमें डायरेक्ट यहाँ पे लिखना है कि उपरोक्त समीकरण में x बराबर -1 रखने पर, तो हमने -1 रखने पर लिख दिया। यहाँ पे रखते हैं तो x का घन है तो -1 का घन हो जाएगा। -3x वर्ग यानी -1 का वर्ग, -9x की जगह पर -1 -5। तो अब इसको थोड़ा सा देखते हैं। माइनस यहाँ पे बताइए विषम की घात है कि सम की? विषम संख्या की घात है तो -1 आएगा। फिर -3 और कोष्टक का मतलब गुणा होता है, यहाँ पे -1 पर सम संख्या की घात है तो ये +1 आएगा। फिर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 9 एकम 9 और -5। तो यहाँ पे अब इसको करते हैं, यहाँ पे बराबर के चिन्ह लगाते जाना है। चलिए -1 -3 एकम -3 +9 और -5। तो माइनस माइनस के सभी जोड़ लीजिए, तो -3 -1 हो गया -4 और ये है -5, तो हो गया टोटल -9 -4 और -5 -9 और +9, तो हो गया ना जीरो। तो ये जीरो है, इसलिए यहाँ पे हम लिखेंगे अतः जो बहुपद है वो हम यहाँ पे लिखते हैं बहुपद, ये पूरा का पूरा x घन -3x वर्ग -9x -5 का एक गुणनखंड क्या होगा बताइए? x -1 रखा है ना, तो इसका अपोजिट क्या होता है? +1, तो x +1 होगा। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब ये गुणनखंड हो गया x +1। अब x +1 से इसमें भाग देंगे तो शेषफल जरूर जीरो आने वाला है, क्योंकि इस तरीके से आ रहा है। तो शेषफल तो जीरो आएगा निश्चित है, लेकिन भागफल जो आएगा उसकी हमें ज़रूरत है। तो चलिए अब इसी से इसमें भाग दे देंगे, तो देखते रहना है आपको अच्छे से। सबसे पहले हम भाग का चिन्ह बना लेते हैं, तो ये भाग का चिन्ह बना लिया। अब बहुपद जो है इसको भीतर लिखते हैं बड़ी संख्या, तो x घन -3x वर्ग -9x और -5, और ये जो गुणनखंड है इसको बाहर लिखते हैं x +1। अब इससे इसमें भाग देते हैं, तो ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया। यहाँ पे भागफल आएगा और नीचे शेषफल जीरो ही आना है, क्योंकि ये इसका गुणनखंड ही है। यहाँ पे x घन है और यहाँ पे केवल x है, तो कितने की कमी पड़ रही है? x वर्ग की। तो क्योंकि यहाँ पर 3 की घात है, यहाँ केवल सिंगल 1 की घात है, तो कमी कितने की? अगर इसको 2 की घात और मिल जाए और 1 की घात ये स्वयं है तो 3 की घात बनाएगा ना, तो इसको हम 2 की घात दे देते हैं, तो x वर्ग की कमी पड़ी। अब जो भी यहाँ पे हम कमी लिखते हैं उसका गुणा इसमें भी करते हैं और उसका गुणा इसमें भी करते हैं। तो ये जो कमी है इन दोनों का, पहला पद और पहला पद देखना है। यहाँ पे x घन है और यहाँ पे x है, पहला पद या फिर उच्चतम घात भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इसको और इसको देखा तो यहाँ पे x घन है, यहाँ पे केवल सिंगल x है, तो कमी कितने की पड़ी? x वर्ग की। अब जो भी कमी आती है उसका गुणा इसमें भी करना है और उसका गुणा इसमें भी करना है। तो चलिए x वर्ग का गुणा x में करते हैं, तो x घन आएगा। फिर x वर्ग का गुणा 1 में करोगे तो प्लस x वर्ग आएगा, क्योंकि प्लस यहाँ भी है और प्लस कुछ भी नहीं है तो यहाँ प्लस भी है, तो प्लस x वर्ग हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं,
लाइन खींचने के बाद नीचे वाले जो हैं इन पद इनके चिन्ह बदल देते हैं। तो चिन्ह कैसे बदलेंगे, ये इसका ओरिजिनल चिन्ह क्या है, प्लस। तो ओरिजिनल चिन्ह जो है उसमें हम क्या करेंगे, गोला लगा देंगे और उसका अपोजिट लिखेंगे। जैसे प्लस है तो माइनस, और इसमें भी गोला लगाएंगे तो प्लस है तो माइनस। तो एक्स घन ये प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर से नीचे में घटाने की प्रक्रिया हो रही है और हमेशा घटाते समय नीचे वाले पदों के चिन्ह बदलते हैं। अब ये माइनस का 3x वर्ग है और ये माइनस का x वर्ग है, तो माइनस का ये भी है और माइनस का ये भी है, तो माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4x वर्ग। पर माइनस का कितना आएगा, 9x, और माइनस का कितना आएगा, 5। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब ये बचा है, अब फिर से एक बार जैसे ही आपका ये शेषफल बचता है तो फिर से पहला पद और पहला पद आपको देखना है, इसमें और इसमें कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे माइनस है, क्या यहाँ पे माइनस है, आंसर है नहीं, तो सबसे पहले आप माइनस लगाओगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है क्या, यहाँ पे 4 तो नहीं है, तो 4 की भी कमी पड़ रही है। यहाँ पे x वर्ग है, यहाँ पे x है क्या, x वर्ग है क्या, नहीं, यहाँ पे तो केवल x है, तो कितने की कमी पड़ रही है, केवल x की। एक x और दे देंगे तो x का x वर्ग हो जाएगा। यानी इस पद की तुलना इस पद से करोगे तो जो इसके पास नहीं है वो यहाँ पे लिखोगे ताकि गुणा होके यही बने। तो -4x का गुणा x में करोगे तो -4x वर्ग ही आएगा, क्योंकि इसी से तो अपन ने तुलना की हुई है। फिर प्लस माइनस का चिन्हों का गुणा करेंगे, धन का और ऋण का, असमान चिन्हों का ऋण बनता है, और 4 एकम 4x, तो माइनस का 4x ही आएगा। फिर हम एक लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद घटाना है तो नीचे वाले जो पद हैं केवल इनका ही चिन्ह बदलते हैं। तो ये जो इसका ओरिजिनल चिन्ह है माइनस, इसमें गोला लगा के इसका अपोजिट करेंगे प्लस, इसमें भी इसका अपोजिट करेंगे प्लस। -4x वर्ग और +4x वर्ग कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, -9x + 4x। तो माइनस का ज़्यादा है, माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का तो आएगा, लेकिन 9 में से 4 जाएंगे तो कितना आएगा, 5x और -5। अब फिर आपको पहले पद और पहले पद से तुलना करनी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से शुरू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे है क्या माइनस, आंसर है नहीं है, तो माइनस लगा दिया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है क्या, नहीं, तो 5 भी लिख दिया। इसके बाद यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो अब नहीं लिखना है कुछ भी। अब -5 का गुणा इसमें भी होगा, -5 का गुणा इसमें भी होगा। तो चलिए करते हैं, -5 का x में किया -5x, और माइनस प्लस का बना माइनस, और 5 एकम 5। तो अब इसके नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देते हैं। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस का। तो -5x + 5x -5x प्लस -5 + 5, ये तो शेषफल कितना आया, 0। तो भागफल ये हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे जो होता है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणित भागफल, भाजक गुणित भागफल। ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। इस फॉर्मूले से अब आगे बढ़ेंगे। तो भाज्य कितना है, भाज्य कहलाता है ये बीच वाला बड़ा हिस्सा, तो यहाँ पे उसको लिख लेंगे x घन, फिर इसके बाद है -3x वर्ग -9x -5, ये है भाज्य। बराबर है तो बराबर, फिर भाजक क्या है, जिससे भाग दिया था, x + 1, तो x + 1, और भागफल क्या है जो आया है ऊपर देख लेते हैं, x वर्ग -4x -5, तो इसको लिख लेते हैं। गुणा तो है ही तो ब्रैकेट में लिखेंगे x वर्ग -4x और क्या था -5, और शेषफल तो 0 ही है तो इसको 0 कर देंगे। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे, ये लिखते आना है आपको। फिर यहाँ पे आ जाते हैं तो x + 1 और 0 हटा दिया तो ये बचेगा x वर्ग -4x -5। अब आपको क्या करना है कि ये 3 खंडों वाला है या 3 पदों वाला गुणनखंड है, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 4 में था। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालते हैं, आइए देखते हैं। ये 3 पद वाला है तो इसका नियम क्या था, यदि आपको याद हो तो बताएं जल्दी। 3 पद वाले का क्या था, सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करते हैं। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाता है। तो चलिए गुणा करते हैं, 5 एकम 5। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 5 होता है, तो 5 एकम 5 ही होता है, और तो होता नहीं है। तो अब लेकिन हमें इनको चिन्हों का ध्यान रखना है, तो वो डिसाइड करती है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या में लिखा है -4, तो हमें इनको इस तरीके से लिखना है कि इनका जोड़ना घटाना -4 हो। तो क्या करोगे, माइनस की संख्या बड़ी कर देते हैं और प्लस की संख्या छोटी कर देते हैं। तो जब 5 में से 1 जाएगा तो -4 ही तो बचेगा ना। तो कैसे लिखोगे, -5x और +x, तो बचेगा ना -4x।
-5x में से एक x चला जाएगा तो -4x। तो इसको तो ज्यों का त्यों लिखेंगे, और इसको हम थोड़ा, पहला और आखिरी पद नहीं बदलता है, ये हमने देखिए यहाँ पे ये ज्यों का त्यों लिख दिया, पहला पद और आखिरी पद, सिर्फ बीच वाला डिपेंड करता है कैसे लिखना है, -5x + 5। तो -5x और प्लस x। ऐसा इसलिए है क्योंकि -5x में से एक x जाएगा तो -4x, और 5 एकम 5 भी बचा, तो ये हो गया। अब हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 4 पद हो चुके हैं, 1 2 3 4, तो कॉमन ले लेंगे x + 1 ज्यों का त्यों। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, इन दो पदों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे तो नहीं है ना, तो 5 तो कॉमन नहीं आएगा, केवल क्या आएगा, यहाँ पे थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि अंदर छोटा ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ पे हम x कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लिया तो x वर्ग है, एक x कॉमन आ भी गया तो x अंदर बच जाएगा, माइनस यहाँ पे x कॉमन चला गया तो कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा, केवल संख्या 5। चलिए आगे, यहाँ पे x है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो तो आप +1 कॉमन निकाल सकते हो, ये चिन्ह के साथ में एक कॉमन निकाल सकते हो, और जब एक कॉमन निकलेगा तो अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर का चिन्ह बदल जाता, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे प्लस में, और ये आपका ज्यों का त्यों। अब x + 1, और यहाँ पे ये दो जगह है तो इनमें कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x - 5, ये हो गया, और जो बचा है x + 1, इसको हम लिख देंगे x + 1, तो ये आपके गुणनखंड हो जाएंगे। अतः अभीष्ट गुणनखंड x + 1, x - 5 और x + 1 होंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न क्रमांक दूसरा करना था। आइए अब आप स्क्रीनशॉट लेके इसे अपने नोट्स में लिखें ताकि आप इसका अभ्यास कर सकें। आपको अभ्यास करना ही होगा, बिना अभ्यास के आपसे कुछ नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो देखने के बाद एक बार खुद से हल करना है, क्योंकि वीडियो अकेले देखने से कुछ नहीं होने वाला है, आपको खुद से हल करना है, और जितनी बार आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पे हमने तीसरे प्रश्न को अलग से लिख लिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ये 4 पद वाला गुणनखंड ज्ञात करने के लिए है, तो इसमें हम लोग एक मुख्य चीज़ ये करते हैं कि सबसे पहले हम +1 ट्राई करते हैं, उसके बाद हम -1 ट्राई करते हैं। उससे क्या होता है, इन दोनों ट्राई में से कोई भी एक हमारा ऐसा होता है कि मान रखने पर वो पूरा का पूरा बहुपद शून्य हो जाता है, तो उसे हम गुणनखंड मान लेते हैं। आइए इसको और अच्छे से समझते हैं। उसके पहले हम ये प्रश्न का जो हमें कुछ हिस्सा लिखना होता है उसको लिख लेते हैं। तो इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि जो हमें बहुपद दिया गया है, ये हमें दिया गया है, तो इसमें हम एक बार x = 1 ट्राई करेंगे। क्या करेंगे, x = 1 ट्राई करेंगे। चलिए करते हैं, देखते हैं 0 आता है कि नहीं। तो वैसे अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि सभी प्लस प्लस में है, तो x = 1 रखोगे तो 0 तो नहीं आएगा। तो अगर आप ऐसा लगा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप +1 रख के भी देख सकते हो, लेकिन x = 1 में 0 नहीं आने वाला है, तो अब हम क्या करेंगे, x = -1 रखेंगे। तो x = -1 रखेंगे। आप x = 1 रख सकते हैं, 0 नहीं आएगा। मैं यहाँ पे आपका टाइम बचा के x = -1 रख रहा हूँ डायरेक्ट। तो चलिए रखते हैं। तो -1 रखने से क्या होगा, x घन है तो -1 का घन होगा, +13। इसमें भी 0 आ रहा है कि नहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि -1 में 0 आने वाला है, लेकिन कैसे आने वाला है ये मैं आपको बता रहा हूँ। x वर्ग है तो -1 का वर्ग हो जाएगा। इसके बाद फिर +32, और x की जगह पर -1 रख देते हैं, और +20, तो ये हो गया। तो अब क्या होगा कि -1 का घन है, विषम संख्या की घात है तो माइनस ही आएगा, -1। यहाँ पे सम संख्या की घात है तो +1 बनेगा, और 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, और 32 एकम 32 होगा, और प्लस का 20। देखिए यहाँ पे प्लस की भी संख्याएं हैं और माइनस की भी संख्याएं। इससे क्या होता है कि 0 बनने के चांस होते हैं, लेकिन 1 रखने पर क्या होगा, सभी प्लस प्लस हो जाएगा, तो सभी जुड़ जाएंगे आपस में। इसलिए इसका पहले से ही हम लोगों ने आभास कर लिया था कि इसमें नहीं आएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए प्लस प्लस की संख्या जोड़ते हैं, 20 और 13, 33 हुआ ना प्लस का, और 32 और 1 ये भी माइनस का, 33 हुआ। ये भी 33 हुआ, लेकिन किसका, माइनस का, क्योंकि माइनस का 32 है और माइनस का 1 है, तो हो गया ना 0। तो x = -1 रखने से पूरा का पूरा बहुपद 0 होता है। तो गुणनखंड क्या होना चाहिए बताइए, x + 1। माइनस का हो जाता है प्लस, क्योंकि इसका ट्रांसफर इस तरफ होगा तो x + 1 आएगा ना। तो चलिए यही करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त बहुपद में x = -1 रखने पर। तो इस तरीके से हमने लिख लिया। अब देखिए x घन है तो -1 का घन, वही करना है जो हम लोगों ने रफ में किया है थोड़ा समझने के लिए। +13 x की जगह पर -1 का वर्ग, प्लस क्या है 32, x की जगह पर क्या होगा -1, और +20।
एक्स घन विषम संख्या की घात है -1 प्लस यहाँ पे सम संख्या की घात है तो प्लस आएगा, 13 एकम 13 ही हो जाएगा। माइनस प्लस का माइनस, 32 एकम 32 और प्लस 20, प्लस प्लस के जोड़िए 20 और 1, यहाँ पे 20 और 13, सॉरी 20 और 13 कितना होगा, यहाँ पे 20 और 13 हो जाएगा 33 प्लस का, और 32 और 1 ये भी हो जाएगा 33, तो कितना आएगा टोटल 0। तो यहाँ पे हमने x बराबर -1 रखने पर बहुपद शून्य हो जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे बहुपद, यहाँ पे आपको ये चिन्ह बना देना है, इसलिए यह आता है 2 में से आप कुछ भी लिखिए, इसलिए और क्या लिखना है बहुपद, बहुपद क्या है x घन प्लस 13x वर्ग प्लस 32x प्लस 20 का गुणनखंड का एक गुणनखंड क्या होगा बताइए, का एक गुणनखंड और उसका नाम है -1 रखा ना, तो -1 का ट्रांसफर उस तरफ होगा +1, तो x + 1 होगा। जब इसका एक गुणनखंड x + 1 होगा तो इसको इससे भाग देने पर शेषफल तो 0 आएगा, लेकिन कुछ भागफल जरूर मिलेगा। तो चलिए अब हम भाग दे लेते हैं, तो भाग का चिन्ह बनाते हैं। तो ये हो गया चिन्ह। अब इसमें x घन जो बहुपद है उसको भीतर लिखते हैं, x घन प्लस 13x वर्ग प्लस 32x और प्लस 20, और जो गुणनखंड है उसको बाहर लिखते हैं, तो x + 1 ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य। अब भाग देने की प्रक्रिया क्या है, तुलना करना, पहले पद और पहले पद की तुलना करोगे। यहाँ पे x घन है, यहाँ पे सिंगल x है, तो x वर्ग की कमी पड़ेगी, तो x वर्ग लिख दिया। अब x जो भी कमी यहाँ पे लिखी हुई है उसका गुणा इसमें भी होगा और उसका गुणा इसमें भी होगा, दोनों पदों में। तो पहले करते हैं यहाँ पे x वर्ग का x में करोगे तो क्या आएगा x घन, और x वर्ग का 1 में करोगे तो आएगा x वर्ग, प्लस ही आएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी माइनस नहीं है तो सभी प्लस के आएंगे, तो प्लस x वर्ग। अब एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद हमें घटाने की प्रक्रिया करना है, तो नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो इसका ओरिजिनल चिन्ह कुछ भी नहीं है तो प्लस का माना जाता है, और ये प्लस लगा ही है, तो इनको सभी को बदल देते हैं। तो प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का है तो माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 12x वर्ग बचेगा ना प्लस का, और प्लस 32x और प्लस 20। ये देखिए अब पहले पद और पहले पद की तुलना करना है, तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 नहीं है, तो प्लस का 12 लिख देते हैं पहले। तो ये देखिए फिर यहाँ पे x वर्ग है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल x है, तो एक x की कमी पड़ेगी, तो वो भी लिख देते हैं। तो अब हो जाएगा 12x, यहाँ पे 12x का गुणा x में करोगे तो 12x वर्ग आएगा, क्योंकि 12 और x का x वर्ग। अब 12x का इसमें भी होगा, तो 12x एकम 12x, तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब एक लाइन खींचेंगे, और उसके बाद घटाने की प्रक्रिया में नीचे वाले सभी पद जो हैं उनके चिन्ह बदलेंगे, तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये प्लस का है तो माइनस का। ये प्लस 12x और माइनस 12x एक कैंसिल हो जाएगा। 32 में से 12 चले जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा, देखिए 32 में से 12 जाएंगे तो 2 में से 2 गया 0, और 3 में से 1 गया तो 2, 20x, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बढ़ी थी ना, और यहाँ पे x प्लस 20। तो अब यहाँ पे पहले पद और पहले पद का कंपैरिजन करना है फिर से एक बार, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 20 है, यहाँ पे नहीं है, तो प्लस का 20 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे। तो 20 का गुणा x में होगा तो 20x, और 20 एकम 20। तो देखिए अब यहाँ पे ये सब इसके चिन्ह बदलेंगे, तो प्लस का है तो माइनस का, और प्लस का है तो माइनस का, तो ये सभी कैंसिल होकर 0 आएगा, तो शेषफल 0 आएगा, लेकिन भागफल ये हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, यहाँ पे भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य आप देख सकते हैं कि ये है पूरा का पूरा, तो x घन धन 13x वर्ग में पूरा लिख लेता हूँ, x घन धन 13x वर्ग प्लस 32x प्लस 20। भाजक क्या है, भाजक लिख लेते हैं, ये देखिए ये जिससे भाग दिया था x + 1, तो x + 1। अब गुणा है तो यहाँ पे कोष्टक ही लिख देते हैं, और भागफल जो आया है आंसर x वर्ग धन 12x धन 20, तो x वर्ग धन 12x धन 20, और शेषफल तो 0 है, तो इसको लिखना भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो x + 1 इसका गुणनखंड फिर तोड़ेंगे, क्योंकि ये 3 पद वाला है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे तोड़ेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, नियम क्या है कि सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करते हैं, तो 20 एकम 20। अब ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा 20 होता है, तो सबसे पहले तो 10 दूनी 20, फिर 5 चौके 20, इस तरीके से होता है।
लेकिन यहाँ पे हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका जोड़ना घटाना 12 हो सके। तो 5 और 4 कभी भी 12 नहीं बनेंगे, ये या तो जोड़ने से 9 बन जाएंगे या घटाने से 1 बनेगा। तो ये तो कैंसिल है, 10 और 2 होते हैं 12, सीधी सी बात है 10 और 2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला पद x वर्ग और आखिरी वाला 20 ज्यों का त्यों। ये पहला और आखिरी, इसको क्या लिख सकते हैं 10x प्लस 2x, तो हो गए ना 12x, ये हो गया। तो x प्लस 1, यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे बड़ा कोष्टक लगा देते हैं क्योंकि अब कॉमन निकलेगा तो कोष्टक लगाना पड़ेगा छोटा अंदर की ओर। यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 2x थे, x कॉमन आ गया तो एक सिंगल x बच गया, प्लस यहाँ पे भी x बाहर निकला तो 10 बचेगा। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 की दुनिया में 20 आता है, यानी भाग चला जाएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो x 10 दूनी 20, तो 2 बार भाग 10 बार भाग चला जाएगा यहाँ पे, ये देखिए। अब इसके बाद हम कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 1 ज्यों का त्यों, इन दोनों में से ये कॉमन आएगा तो x प्लस 10 आ जाएगा, यानी कि ये 2 जगह लिखा है तो इसको एक जगह लिख दिया और इसको लिख दिया बाहर जो है, और यही इसके अभिष्ट गुणनखंड आ जाएंगे, यही आंसर आ जाएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक 5 का चौथा प्रश्न करेंगे, और इसके पहले हम लोग 3 प्रश्न कर चुके हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि 4 पद दिए गए हैं और इनके हमें गुणनखंड करना है। तो आइए प्रश्न क्रमांक 4 को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो हमने इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 4 लिखा, और एग्जाम में हमें जिस तरीके से लिखना है हमने वापस से दिया है लिखकर, प्रश्न क्रमांक 4 ही लिख दिया है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें 4 पद हैं, 1 2 3 4, और हमें इसका गुणनखंड निकालना है। तो ये जो बहुपद है इसके गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये बाई के फॉर्म में है, इसके पहले जो हमें क्वेश्चन दिए गए थे ये वाले, ये सभी x के फॉर्म में थे। ये देखिए यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, लेकिन ये सब पूरा पूरा बाई है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि इस बहुपद में हम y बराबर 1 ट्राई करेंगे और उसके बाद y बराबर -1 ट्राई करेंगे। कैसे, कहने का मतलब ये है कि हम इस पूरे बहुपद में सबसे पहले y बराबर 1 रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि 0 आता है कि नहीं। उसके बाद हम y बराबर -1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम y बराबर 1 चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 2 लिखा है, y की जगह पर कितना रखना है 1, 1 का क्या होगा घन, प्लस y वर्ग यानी 1 का वर्ग, -2 y की जगह पर 1 और -1, 1 का घन 1 ही होगा तो 2 एकम 2, माइनस नहीं है तो आप सम विषम वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा, 1 का घन 1, 2 एकम 2, 1 का वर्ग 1 ही होगा, फिर -2 और -1, 2 और 1 कितना हुआ 3, -2 और -1 ये माइनस माइनस के भी जुड़ जाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, तो ये 3 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 0, यानी कि y बराबर 1 रखने से पूरा बहुपद क्या हो जा रहा है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त बहुपद में y बराबर 1 रखने पर 1 रखते हैं 2, वैसा ही करना है जैसा हमने समझा है, y घन यानी कि 1 का घन, प्लस y वर्ग यानी कि 1 का वर्ग, -2 y की जगह पर 1 और -1, इस तरीके से। तो देखिए 1 का घन 1 होता है, 2 एकम 2, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, -2 एकम 2 -1, तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये हो जाएगा माइनस का 3, तो 3 में से 3 चले जाएंगे तो कितना होगा 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः या इसलिए बहुपद, और जो बहुपद है वो क्या है 2y घन, तो 2y घन प्लस y वर्ग -2y -1 का गुणनखंड क्या होगा, का गुणनखंड। अब हमने देखिए यहाँ पे y बराबर 1 रखा है ना, तो यहाँ पे 1 का अपोजिट क्या होगा -1, तो y -1, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड होगा, जब इसका ये गुणनखंड होगा तो हम भाग दे देंगे, तो भाग का चिन्ह बना लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं और यहाँ पे ये लिख लेते हैं, तो ये हमने लिख लिया। अब ये जो है भाज्य हो गया और ये भाजक, अब भाग देते हैं। तो पहला पद और पहला पद आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो 2 की कमी पड़ रही है। इसके बाद यहाँ पे y घन है लेकिन यहाँ पे सिंगल y है, तो y वर्ग की भी कमी पड़ेगी। अब इसका गुणा करेंगे तो यही आएगा 2y घन। अब इसका गुणा इसमें भी करना है, इसका गुणा इसमें भी करना है, तो इसमें भी करेंगे तो -2y वर्ग आएगा, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब इसको हम घटाते हैं, तो ये प्लस का है तो माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का, ये कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस y वर्ग और प्लस 2y वर्ग टोटल हो जाएगा प्लस 3y वर्ग, ये हमने कर दिया, माइनस का 2y और माइनस का 1,
अब पहले पद और पहले पद की फिर से तुलना करेंगे। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो +3 कमी पड़ गई। यहाँ पे y वर्ग है, लेकिन यहाँ पे तो सिंगल y है, तो एक y की और कमी पड़ जाएगी। तो 3y का गुणा इसमें भी होगा, 3y का गुणा इसमें भी होगा। तो इसका इसमें करेंगे तो सबसे पहले आएगा 3y वर्ग, और 3y का -1 में होगा तो -3y हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद फिर नीचे वाले पदों के चिन्ह बदल देंगे। तो प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। तो +3y है और माइनस का 2y है, तो प्लस का 1y ज़्यादा है, तो ये लिख दिया -1। यहाँ पे भी y -1 है, यहाँ पे भी y -1 है। तो जब कुछ भी की कमी नहीं हो, सब बराबर हो, तो +1 लिखते हैं। तो +1 का गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा y -1। इसके चिन्ह बदल देंगे, प्लस का है तो माइनस का, और माइनस का है तो प्लस का, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। शेषफल क्या होगा? 0। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है ये भाज्य है पूरा, इसको हम लिख लेते हैं। इसके बाद भाजक क्या है? भाजक आप देख सकते हैं यहाँ पे y -1, तो इसको लिख लेते हैं। इसके बाद जो भागफल आया है वो भी हम लिख लेते हैं। भागफल देख सकते हैं आप यहाँ पे किया है 2y वर्ग प्लस 3y प्लस 1, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। और शेषफल 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब इसको लिख लेते हैं, y -1 2y वर्ग प्लस 3y प्लस 1, इसके गुणनखंड निकालना है। तो सबसे आखिरी वाली संख्या का गुणा सबसे पहले वाली संख्या में करेंगे, 2 एकम 2। अब ऐसी संख्या खोजना है जिनका गुणा 2 होता है, तो 2 एकम 2 ही कर लेते हैं। अगर इसको हम रफ में समझना चाहें तो 2 एकम क्या होगा? 2, है ना। तो प्लस का 2y और प्लस का 1y जुड़ के हो जाएगा 3y। तो कैसे लिखोगे? इसको ऐसे लिखना है, 2y वर्ग प्लस के 2y और प्लस का ही 1y, तो 2 और 1 कितना हो गया? 3y और प्लस 1। अब यहाँ पे हम उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो y -1, यहाँ पे देखिए इन दोनों पदों में से अलग कॉमन निकालना है। तो 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, तो 2y हम कॉमन निकालेंगे, तो बड़ा कोष्ठक यहाँ पे लगाएंगे 2y। तो यहाँ पे सिंगल 1y बच जाएगा, प्लस 2y पूरा का पूरा कॉमन निकलेगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे 2y कॉमन निकाला तो 2 निकल गया, y वर्ग था, 1y निकल भी गया, तो 1y तो बच गया ना। प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, ना यहाँ y है ना यहाँ 1 है, तो +1 तो है लेकिन, तो इसलिए +1 हम कॉमन निकाल सकते हैं इसी कंडीशन में, और पूरा का पूरा ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। तो y -1, ये देखिए y +1 हो गया, एक कॉमन निकाल लिया, y +1, ये 2 जगह लिखे, इसको एक जगह लिख दिया, और एक जगह लिख दिया 2y +1। तो ये आपके आंसर आ जाएंगे, यही गुणनखंड होंगे। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।